सीज फायर हो गया, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। वो कह रहे इंदिरा गांधी की याद दिला रहे हैं, एक मोदी जी का याद दिला रहे हैं, यही होगा। देखिए, या तो पाकिस्तान के मैप को समझिए, या भूगोल समझिए, या इतिहास समझिए, या डिप्लोमेसी समझिए, उसके बाद ये सब बात करिए तो ज़्यादा अच्छा है। यूके में चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, चाइना से भी तो अपनी लड़ाई होगी, इसलिए इतना भावना में मत बह जाइए कि पीओके हम तुरंत गए और ये तो लगता है जैसे कहीं क्रिकेट विकेट में कहीं गेंद मार दिए थे, वहाँ गेंद चला गया, उठा के लेके चले आए। परिस्थितियां क्या होती हैं, परिस्थितियों के मद्देनजर राष्ट्रीय हित का फैसला लिया जाता है। राष्ट्रीय हित और विदेश नीति भावनाओं के आधार पर नहीं चलती है। क्या पढ़ना है आज? हर क्लास का बच्चा जो है ना इसी में पढ़ा हुआ है, फैशन सिंदूर है। मजा क्या आना है? सीज फायर हो गया, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। वो कह रहे इंदिरा गांधी की याद दिला रहे हैं, एक मोदी जी का याद दिला रहे हैं, यही होगा। तो यही तो होना है, होना क्या है? क्या आप लोग का चाहत क्या था? पीओके? देखिए, या तो पाकिस्तान के मैप को समझिए, या भूगोल समझिए, या इतिहास समझिए, या डिप्लोमेसी समझिए, उसके बाद ये सब बात करिए तो ज़्यादा अच्छा है। आप कहते हैं कि पीओके पे हम कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, कैसे कंट्रोल कर लीजिएगा? पीओके बनाने से पहले बलूचिस्तान का निर्माण जरूरी है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर। अब पीओके में चाइनीज अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर चुका है, चाइना। पीओके में चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है। अब पीओके में कोई भी एक्शन लेंगे तो चाइना से भी तो आपकी लड़ाई होगी। आपकी भावनाओं से थोड़े कोई युद्ध होता है। आप सीधा चीज समझिए, बलूचिस्तान पे आपका मतलब एक तरह से समझिए कि उसका कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट तो है ही। और अगर बलूचिस्तान के साथ आप अपने आप को लिंक कर लेते हैं, बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कर देते हैं, तो जो उसको उधर से सपोर्ट मिल सकता है वो उनको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इतना भावना में मत बह जाइए कि पीओके हम तुरंत गए और ये तो लगता है जैसे कहीं क्रिकेट विकेट में कहीं गेंद मार दिए थे, वहाँ गेंद चला गया, उठा के लेके चले आए। इतना आसान रहता तो पीओके मतलब क्या लगता है कि नेहरू जी कमजोर थे, कि इंदिरा गांधी कमजोर थी, राजीव गांधी कमजोर थे, नरसिंह राव कमजोर थे, वाजपेयी जी कमजोर थे। कौन कमजोर पीएम हुआ है भाई भारत में? इंडिया में कोई पीएम कमजोर थोड़े हुआ है, मनमोहन सिंह। गजब बात करते हैं। हैं? अरे हम क्या बोले, आपके कहने और हमारे कहने से कोई थोड़े हो जाएगा भाई, कमजोर कोई मजबूत थोड़े हो जाएगा। आप लोग क्यों, देखिए ये सब बात होता है पॉलिटिकल, और ऐसी बातें ना करिए कि जो थोड़ा, तो बहुत लोग तो कमजोर अभी को अभी वाले पीएम को भी कह रहे, नहीं कह रहे हैं। तो क्या कहिएगा, अलग अलग कहने का लोग होता है, वो सब चीज पर मत जाइए। आप इंडिया की डिप्लोमेसी समझिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी समझिए। अगर एक पक्षीय हो जाइएगा तो फिर आपका तो बात ही नहीं आएगा। ऐसे थोड़े होता है, मोदी जी को भी बहुत लोग कमजोर कह रहे थे, दूसरे कहने से मोदी जी कमजोर हो जाएंगे और हमारे कहने से मोदी जी मजबूत हो जाएंगे। परिस्थितियां क्या होती हैं, परिस्थितियों के मद्देनजर राष्ट्रीय हित का फैसला लिया जाता है। राष्ट्रीय हित और विदेश नीति भावनाओं के आधार पर नहीं चलती हैं। और भावनाओं के आधार पर अगर राष्ट्रीय हित और विदेश नीति डिसाइड होने लगे, फिर विदेश नीति का है भाई। वैसे ही गली का पड़ोसी का लड़ाई नहीं हो जाएगा। आए दो चार गाली दे करके आए, पत्थर उत्थर चला दिए, माथा उतर फोड़ के केस फौजदारी कर दिए, सब चीज। खैर, सिंदूर पहले। देखिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा हम लोग उसकी बात करेंगे, जितना एग्जाम में हमसे पूछ सकता है उसको लेकर के। फिर हम लोग बात करेंगे
देखिए बहुत सारे टॉपिक्स, मतलब ये वीक समझिए करंट अफेयर्स का बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन ये टॉपिक जो है और ये स्पेशली आपका आईआर, स्पेशली आपका साइंस टेक दोनों के लिए ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद ये टॉपिक आपका इकोनॉमी चला जाता है। ये स्पोर्ट्स का न्यूज़ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। एचडीआई इंडेक्स आया है, पीटी और मेंस का पेटेंट क्वेश्चन है एचडीआई, हमेशा पूछा गया है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो न्यूज बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारा है। रेड क्रॉस डे है, अस्थमा डे है, जो एक वीक का भी बता रहे हैं हम। जितना समय रहेगा, जितना हम लोग कवर अप कर पाएंगे उतना कवर अप करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट करेंगे, बट भावनाओं से नहीं चलना है, ठीक है। मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, भारत सरकार ने जो अपना डिसीजन लिया वो भारत सरकार का डिसीजन है। पब्लिक दो ग्रुप हमेशा है। अब सोचिए, जब युद्ध हो रहा था तो उसी में से कुछ वर्ग ऐसे भी थे जो युद्ध का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए, मानवता के हित में नहीं है। बहुत लोग थे, बहुत सेलिब्रिटीज भी ऐसे थे, ठीक है, जो इस बात को कह रहे थे। उस समय लोग उनको गाली दे रहा था। एक क्या पूछ लेंगे हम, बीच में भी सवाल पूछ सकते हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। इतना सारा टॉपिक पे हम लोग का डिस्कशन होगा। टॉपिक यही था कि जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, उसमें आपको थोड़ा सा भावनाओं से दूर हटना है, क्योंकि भावनाओं को, भाई अब थोड़े कि आपकी भावनाओं का हम, जो भी आपकी फीलिंग्स होगी उसका हम सॉल्यूशन कैसे करें। उसका सॉल्यूशन या तो मोदी जी के पास है, ठीक है, इसके लिए आपको मोदी जी से बात करनी होगी। हम एग्जाम में जितना हो सकता है उतना पढ़ा सकते हैं। मोदी जी ने डिसीजन क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, पर्सनली अगर मुझे कहिए तो मुझे भी पसंद नहीं आया। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मानिएगा तब, मतलब ये सीज फायर का। और सीज फायर के बाद सबसे बड़ा बुरा चीज ये था कि यूएस प्रेसिडेंट भी पहले क्यों करेगा भाई, ट्वीट करके बताएगा। इंडिया सॉवरन कंट्री है, और अगर दो सॉवरन कंट्री ने सीज फायर किया है बात करते हुए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों सॉवरन कंट्री है, और दोनों कंट्री ने अगर आपके मीडिएशन से बात भी कर ली, तो फिर आप होते कौन हो भाई इस चीज को पहले अनाउंस करने वाले? आप अपने आप को लीडर मान रहे हो। सबसे ज्यादा जो यहां पर खराब था वो यही सीन था कि डोनाल्ड ट्रंप आकर के अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, बात करके, उनका स्टेटमेंट देखिएगा, मैंने बात करके ये युद्ध रुकवा दिया। सबसे ज्यादा नेगेटिव यही रहा। और दूसरा सबसे बड़ा इशू ये था यहां पर भी कि ट्रंप साहब आखिर बोले क्यों भाई। देखिए, जहां तक मेरा मानना है, मेरा ये अपना परसेप्शन हो सकता है, अब आगे आने वाले रिपोर्ट में सामने आएगा। हम लोग जो मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहे थे, हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर ही, बाकी घटनाक्रम आपको पता है, हम पिछला बार पहलगाम पढ़ा चुके थे, पहलगाम का ही रिजल्ट है, तो डील वहीं से करेंगे। तो उसी को मैं बता रहा हूँ, अंतिम जो हुआ इसको लास्ट में फिर हम डील नहीं करेंगे। सीधा सा चीज़ है, जो आपने एक्शन लिया सब कुछ जायज़ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों मेडिएट करेंगे? जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इंडिया ने अटैक किया, इंडिया के अटैक के बाद और उसके बाद जब युद्ध हो गया, दोनों तरफ से गोलीबारी चलने लगी, तो ट्रंप ये कहते नहीं थकते थे इंडिया के साथ मैं हूं, है ना। अमेरिका इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है, इंडिया को जो करना है टेररिस्ट को खत्म करने के लिए हमारा पूरा सपोर्ट है, और हम बीच बचाव करने नहीं जाएंगे। ये स्टेटमेंट उनका था, उनके फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, ये भी उनकी बातें थी। लेकिन जैसे ही मीडिया रिपोर्ट में ये बात आई कि हमने F-16 को मार के खत्म कर दिया, F-16 को उड़ा दिया, कितनी सही है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आई थी। ये बात मीडिया रिपोर्ट से आई, हमारी सेना ने कभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, ना विदेश सचिव ने आधिकारिक पुष्टि की। हुआ है क्या F-16 का ऑफिशियल? पायलट तो पकड़ाया, वो अलग चीज था। F-16 का मतलब आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ना तो पीआईबी में आया है,
देखिए आधिकारिक मतलब होता है गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड में, ना पीआईबी में बताया गया और लगातार ये लोग प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, प्रेस ब्रीफिंग में भी इन्होंने नहीं बताया। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है तो जहां तक मुझे लग रहा है कि इसी इंसिडेंट के कारण डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इसमें कूद पड़े बीच बचाव में, क्योंकि अगर मिग 21 से हम लोग F-16 को उड़ा दे रहे हैं, F-16 को खत्म कर दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और अगर F-16 को बनाने वाला कौन है? अमेरिका। जिसको पता चल जाए कि टाटा नैनो जो है वो गाड़ी महिंद्रा के स्कॉर्पियो को पीछे कर दे, तो महिंद्रा का स्कॉर्पियो बनाने वाला का बेइज्जती है कि नहीं है? बहुत बड़ा बेइज्जती है भाई। नैनो अगर रोड पे चले वो पीछे कर दे, बहुत बड़ी बेइज्जती है। जैसे मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मैं जब कार ड्राइव करता हूँ, मेरे पास छोटी एक कार है फोर्ड की। हमको लगता है कि जब मेरे पास ये कार है ना, तो हम कोई मारुति उरुति का गाड़ी हमसे पीछे नहीं, मतलब हम उससे पीछे नहीं हो सकते हैं। अपना बेइज्जती हम मानते हैं कार का, बात नहीं। जब गाड़ी कंपनी की है, कंपनी का जब रोड का ये है, तो मारुति उरुति गाड़ी को हम ऐसे ही रोड पर पीछे कर देंगे। लेकिन अब जो होता है, अब कोई टोयोटा की गाड़ी आ गई तो वहां लगता है कि भाई अपने आप को बेइज्जती लगता है कि नहीं, इससे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यही चीज है। F-16 अलग बात है, मिग 21 अलग बात है। और मिग 21 ने हमारा जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया कि F-16 को खत्म कर दिया, तो ये सीधी सी बात अमेरिका की क्रेडिट पे थी। अमेरिका जो आर्म्स का बहुत बड़ा सप्लायर है पूरे वर्ल्ड में, और आपने, मैंने पहले भी बताया है, सीपरी का जब रिपोर्ट आया, रशिया यूक्रेन के वॉर में सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिट किसी ने कमाया है तो यूएस ने कमाया है। और अगर पूरे वर्ल्ड को यह पता चल जाए कि अमेरिका का जो हथियार है, अमेरिका का जो आर्म्स है, अमेरिका का जो वेपन्स है वो फर्जी है, वो नहीं चल पाएगा। मिग 21 भी उसको खत्म कर दिया। रसिया तो बहुत अंदर अंदर खुश था, तो उसका मार्केट कहीं कोलैप्स ना कर पाए, इसी कारण से उसने मीडिएट किया होगा, ये मेरा मानना है। अगर रिपोर्ट सही है तो इसके अलावा रसिया कभी भी डोनाल्ड ट्रंप इस चीज में नहीं कूदते। और जहां तक मुझे लगता है कि क्या किया गया, एक तरह से इंडिया पर प्रेशर क्रिएट किया गया। जैसे मान लिया जाए, अब प्रेशर हुआ चाहे जो भी रहा, सोचिए कि शाम में एक दिन पहले आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान को लोन सैंक्शन करना। क्यों भाई आप सैंक्शन किए? जब आप जान रहे हैं कि उसके द्वारा टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है। और आईएमएफ में किसका चलता है? यूएस का चलता है। अगर यूएस वीटो कर देता तो यूएस बोलता कि नहीं देना है उसको, यूएस सबसे ज्यादा फंडिंग देता है आईएमएफ को, तो दे पाता क्या आईएमएफ? समझ रहे हैं ना? तो केवल और केवल अपना हित साधने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो जल्दबाजी दिखाई वैश्विक नेता बनने के लिए, ग्लोबल लीडर बनने के लिए, तो तुम इतने ही बड़े लीडर हो, तो तुम रशिया यूक्रेन की वॉर को भी रुकवा देते। कर दो ट्रंप साहब को फोन, कर दो जेलेंस्की साहब को फोन, बीच बचा दो। तो कर ही रहे हो जब से ज्वाइन हुए हो, जब से यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हो, उस दिन से आप क्या कर रहे हो भाई? इस लड़ाई को रुकवाने के लिए तो आप मीडिएट कर रहे, काहे नहीं दोनों रुक दिया? आप वहां ट्वीट करते, वहां लेते शाबाशी, मानते, क्रेडिट लेते। ठीक है, कहीं ना कहीं इंडिया को खासतौर पर सोचना पड़ेगा कि अमेरिका ये बराबर जो है ट्रेडर नेशन के तौर पर वो है, वो ट्रेड करना जानता है। और एक तरह समझिए हमारी सॉवरेनिटी को भी चैलेंज किया है। हमने जब लड़ाई रोक दी तो हम अनाउंसमेंट करेंगे, नहीं तो पाकिस्तान अनाउंसमेंट करेगा। ये दोनों देश के जो भी विदेश सचिव हैं, विदेश मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये आकर के साथ अनाउंसमेंट कर सकते हैं। दोनों देशों को सोचना होगा कि आपकी सॉवरेनिटी फिर कहाँ है। सॉवरेनिटी पर तो क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है ना? तो ये चीज है। अब देखिए, दो ग्रुप हो सकता है। एक ग्रुप हो सकता है कि भाई वो मोदी जी का क्रिटिसाइज करे, एक ग्रुप हो सकता है इंदिरा गांधी का बड़ाई करे। मैं उन दोनों ग्रुप में नहीं हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा बस यही कंसर्न था कि देखिए पीओके, ठीक है, हम पीओके नहीं ला पाते, ये रियलिटी है, बोलने से नहीं हो जाएगा। आपकी भावनाएं ठेस पहुंचती हो तो पहुंचे, उससे हम क्या करेंगे? रियलिटी पहले समझिए, पीओके में चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है
और चाइना ने क्या किया है, पाकिस्तान के विरोध के बावजूद वहां पर अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है, ये कहते हुए कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट है उसको जो है टेररिस्ट का जो है थ्रेट है, तो इसलिए टेरर थ्रेट के कारण जो है उसने अपनी आर्मी को डिप्लॉय की हुई है। और आप अगर कोई भी एक्शन लेंगे, ठीक है, इसका मतलब साफ है कि आपकी लड़ाई चाइना से भी होगी, क्योंकि चाइना का अगर इंटरेस्ट प्रभावित होगा तो वो आएगा लड़ाई में। फिर हम अब तो बात यही आती, क्या इंडिया हाथ पे हाथ धरा बैठा रहे? नहीं, इंडिया को अगर पीओके काउंटर करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी चीज है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को सपोर्ट करिए, क्योंकि बलूचिस्तान जो है ना, चाइनीज वहां पर आर्मी को देख करके बड़ी मार मारता है वहां वो बलूचिस्तान जो है। अब बलूचिस्तान को अगर आप थोड़ा सा पुश करते, जैसे अभी भी एक रिपोर्ट आई है बलूचिस्तान के द्वारा, कहा गया है क्या कि शायद ध्यान से मैंने देखा नहीं, लगभग 21 वहां पर अभी इंजरी आई है। डीडी न्यूज का खुद का भी रिपोर्ट था, शायद 1 घंटे पहले का है, अभी हम बैठे हुए तो हम देखे। बलूचिस्तान में अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, तो हमको उसको कहीं ना कहीं आज़ाद करवा देना चाहिए था। इससे क्या होता कि चाइना का जो हम आपको इधर से जो मिल रहा है सपोर्ट अरेबियन सी से, वो बंद होता। दूसरा इशू ये रहता, बलूचिस्तान के बाद टारगेट हम करते सिंध को। देखिए इतना पीओके, तुरंत आप पीओके मत चल जाइए। बलूचिस्तान के बाद सिंध, जब ये दोनों कनेक्शन काट दीजिएगा ना उसका, तो फरफराता रह जाएगा, कुछ नहीं करेगा। इसके बाद आप पीओके में एक्शन करिए, उसके बाद कोई भी चीज वो नहीं कर सकता है। तो पहला टारगेट बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान में अभी है इशू। अरे भाई, बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण तो ऐसे ही ना हुआ था कि बांग्लादेश में क्या हुआ, विरोध की बात उठी और विरोध का बात उठा तो उसको भाई बना दो। अब बहुत लोग कहता है कि बांग्लादेश को आपने उस समय इंडिया में क्यों नहीं ले लिया? मैंने आपको बताया था कि, या फिर उसी समय पीओके क्यों नहीं ले लिया, मैंने उसका भी जवाब दिया था। उससे ज्यादा जरूरी क्या था? पाकिस्तान को कमजोर करना। और यकीन मानिए पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश के निर्माण से कमजोर हुआ है। नहीं तो आज आप बिहार में है ना, बिहार में भी रेड थ्रेट रहता। कितना दूर है भाई बांग्लादेश? आज पूर्वी पाकिस्तान अगर रहता तो पूर्वी पाकिस्तान सब कितना दूर थे? कुछ नहीं। आपका जो बॉर्डर एरियाज था, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, मधेपुरा, इन सब एरिया में जो है आपको थ्रेट रहता। इवन पटना भी उसके जद में रहता। पटना कितना दूर है भाई? 565 किलोमीटर के आसपास एयर डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस 565 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे समझिए, लड़ाई जब होती है ना, तो लड़ाई पीओके बहुत बात का चीज है। पीओके इतना आसान आप समझ रहे हैं, उतना आसान पीओके नहीं है। इसलिए भावनाओं को पहले थोड़ा सा कंट्रोल करके एक बार थोड़ा सा पाकिस्तान का मैप निकालिए। पाकिस्तान का मैप निकाल के एक बार घर में देखिए अच्छे से और फिर समझिए। अब बलूचिस्तान क्या आसानी से हो जाएगा इंडिपेंडेंट? नहीं। बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए ईरान को आपको अपने पक्ष में करना होगा, और जब तक ईरान आपके फेवर में नहीं होगा, आप बलूचिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकते। कहां से करिएगा? अरेबियन सी का जो टेरिटरी रहेगा वो उसी का टेरिटरी रहेगा। तो आप यही ना कर सकते हो, चाबहार से आप वहां भेज सकते हैं, यही रास्ता बचता है। लेकिन वहां भी तो बॉर्डर क्या रहेगा? उसी का रहेगा, पाकिस्तान का। लेकिन हाँ, अगर ईरान चाह ले, डिप्लोमेसी अब आपको ये करनी है। लेकिन अब ईरान के साथ समस्या क्या है भाई? ईरान के साथ अब समस्या सोच लीजिए। ईरान इस्लामिक नेशन, पाकिस्तान इस्लामिक नेशन। ईरान आपको क्यों सपोर्ट करेगा? लेकिन एक प्लस पॉइंट है सपोर्ट करने वाला, शिया और सुन्नी। ईरान को कोई चाहता नहीं है, जितने भी सुन्नी नेशन वहां है वो ईरान को कोई नहीं चाहता। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ईरान को बैलेंस करना जरूरी है। लेकिन फिर आपके रिलेशन किससे खराब होंगे? नहीं नहीं, अरे अमेरिका तो बहुत दूर का चीज। गल्फ नेशन, अरे भाई आप लोग पूरा मैटर समझिए। गल्फ नेशन, और गल्फ नेशन से आपकी क्या है भाई?
ऑयल मार्केट आपका डिपेंडेंट है। तो कितना आसान समझते हैं ना कि गए मोदी जी आइए पाकिस्तान को सब खींच करके चले आइए, खींच करके। इतना होता नहीं है। इतना ठीक है, टीवी टावर पे बोलने, हम ही गए यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, डीसी उसमें बोला पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, मार देना चाहिए। अब बच्चा चाह रहा है मार देने के लिए, उड़ा देना, तो क्या बोले, कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन उसको इतना इजी वे में थोड़े समझ में आएगा कि भाई इतना इजी नहीं है कि मोदी जी गए ऐसे शहबाज शरीफ का हाथ खींच के लगे चले, 2-4 थप्पड़ मार के भेज दिए जाओ। अगर इतना रहता तो कब में हो जाता। इसलिए भावनाओं के आधार पर कोई चीज डिसाइड आप मत करिए, और ये चीज से बचिए कि हम किसी प्राइम मिनिस्टर को खराब कर रहे हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर को अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी कोई अपना ये डिसीजन ले लिए तो मोदी जी का आज गलत हो गए, मोदी जी 4 दिन पहले खराब मतलब अच्छे थे, आज मोदी जी खराब हो गए, नहीं। मैंने क्या कहा, मेरा पर्सनल अगर मानिएगा तो नहीं होना चाहिए था सीज फायर, मेरा अपना पर्सनल कहिएगा तो। क्योंकि कुछ ढीठ टाइप के लोग होते हैं, उनको ढीठपन से ही ठीक किया जा सकता है, अब पाकिस्तान वही ढीठ है। हमने कहा कि भाई अब कोई भी, जैसे माना क्या जा रहा है, इस बार का अचीवमेंट सबसे बड़ा क्या माना गया कि भाई हमने क्या किया, टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर अनाउंस कर दिया। क्या हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान मानेगा तब ना कि भाई वो आतंकवादी काम किया है। पाकिस्तान अभी मान थोड़े रहा है कि आपके यहां टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान ने किया है, कल भी वो नहीं मानेगा, बोलेगा देखो हमने किए हैं। इंडिया जो है जानबूझ के हमको कर रहा है लड़ाई करने के लिए। वो क्या करता, क्या है, वो जितने भी आतंकवादियों को भेजता है वो किसको भेजता है? जो पीओके के लोग हैं, अपने यहां के लोगों को थोड़े भेजता है। जो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग रहते हैं, उनका माइंड वॉश करके उनको जिहादी बना करके भेज देता है। और वो क्या करता है, आता है इंडिया में मरा गया तो कहेगा क्या कि पाकिस्तानी थोड़े है, देखिए अब कितना घूम जाएगा, भेजेगा, सब कुछ सपोर्ट करेगा। और जब वो मराएगा उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि ये फलाना आदमी है, ये है, वो है, तब पाकिस्तान कहेगा कि हाथ खड़ा कर देगा, बोलेगा ये पाकिस्तानी नहीं है, ये तो वहां का आदमी, ये तो भारतीय है। शुरू से लेकर के पाकिस्तान आज तक यही करता आया है। तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि हम टेररिज्म का काम कोई किए हैं। तो जब टेररिज्म का काम ही आप नहीं किए हो तो कहेगा इंडिया जानबूझ के हमको तंग कर रहा है। अब समझ गए? इतना आसान नहीं है कि जितना आपको टीवी में चीज दिखा दिया गया वो हो गया। टीवी में दिखाया गया था ना भाई, हम तो पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, 8 को पाकिस्तान का शहर पर कब्जा कर लिए थे। इस्लामाबाद भी नियंत्रण में आ गया हमारा। क्या ही कहिएगा टीवी को। तब तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देखते हैं कितना नंबर पर जाता है, 151 प्रभु इस साल का। पिछला साल, अरे तो पिछला साल तक क्या हुआ? क्लियर है ना? अब समझ गए आपकी भावनाओं का मतलब कहां पर है। इसलिए उनको छोड़ करके चलिए। फॉरेन पॉलिसी और आईआर से जब कनेक्शन करिएगा या आईआर पढ़िएगा, हमेशा मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा, जब भी कोई इंसिडेंट होना किसी का भी, एक बार कम से कम आप मैप मिला लीजिए। अब आप कहिएगा सर रसिया कर लिया, इंडिया क्यों नहीं किया? सवाल हो सकता है आपका कि सर रशिया ने क्रीमिया को मिला लिया, यूक्रेन का जितना ईस्टर्न एरिया था सारे पर कंट्रोल कर लिया, इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या इंडिया के प्रधानमंत्री कमजोर है, इंडिया की सेना कमजोर है? कोई कमजोर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं ना इंडिया में नेहरू जी कमजोर थे, ना इंडिया में मोदी जी कमजोर है। कमजोर क्या है? परिस्थिति। कमजोर क्या है? सर्कमस्टांसेस। सिंपल सा एक लॉजिक आप हमेशा समझिएगा। जैसे आपका कोई बॉर्डर एरिया का टेरिटरी रहता है, बॉर्डर एरिया की टेरिटरी पे आपका कंट्रोल तब आसानी से होगा जब आपकी मेंटलिटी के लोग वहां पर रहेंगे। कोई आपने से हिस्ट्री पढ़ा है क्या, खासतौर पर वर्ल्ड हिस्ट्री? कोई नहीं, कोई नहीं है जी। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर थोड़ा इंटरेस्ट रहे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक पर्सन था, या 2 इंसिडेंट हुआ है। एक हुआ है इटली का इंटीग्रेशन और एक हुआ है जर्मनी का इंटीग्रेशन। कभी उसके इंटीग्रेशन को पढ़िएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। उस इंटीग्रेशन में 2 घटनाक्रम हुआ था, 2 इवेंट बड़ा जबरदस्त हुआ था। चाहे इटली हो
चाहे जर्मनी हो, दोनों ने क्या किया, पहले जितने दूर दराज के एरिया थे ना उसको इंटीग्रेट किया, और जो नजदीक का एरिया था जहां पर जर्मन पॉपुलेशन रहती थी और जहां इटालियन पॉपुलेशन रहती थी उसको सबसे लास्ट में इंटीग्रेट किया है, क्योंकि सबके पास यही था कि अगर हम सारा एरिया जीत लेंगे तो यहां तो हमारी कम्युनिटी, हमारे लोग, हमारे भाषा बोलने वाले लोग यहां पर मौजूद हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली हमारा साथ देगा, सपोर्ट करेगा। क्यों आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान के विरोध में खड़ा है? ये तो पाकिस्तान का पार्ट है, क्योंकि वहां बलूच कम्युनिटी रहती है और उस बलूच कम्युनिटी को वो राइट्स नहीं मिल पाते हैं जो अदर को मिला हुआ है। यही ना है, जो वहां के मुसलमान हैं वो बलूच को जो है कहते क्या है, ये प्रॉपर मुस्लिम नहीं है। ना पार्लियामेंट, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट नेशनल असेंबली, उसमें बलूचिस्तान का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है, और बलूचिस्तान में मिनरल्स भी ज्यादा है, वहां का रिसोर्सेस ज्यादा है, और उस रिसोर्सेस को यूज कौन करता है? चाइना। पाकिस्तान दिए हुए चाइना को यूज करने के लिए, और उससे बेनिफिट किसका नहीं हो रहा है? बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं है, बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर यही बलूचिस्तान में हिंदू कम्युनिटी रहती तो बलूचिस्तान को कब का तुर्का अलग कर चुके होते। या पीओके में अगर ऐसे लोग रहते जो इंडिया के मेंटेलिटी के लोग रहते तो कब का पीओके आपका पार्ट हो चुका होता। पीओके की मेंटेलिटी ऐसी बदल दी गई है, इस तरह से चेंज किया गया है कि अब जो है ना वो इंडिया के भीतर आएगा तो पहले तो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, आंतरिक संघर्ष बड़ा जबरदस्त होगा। याद होगा शायद आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, जब हमारे यहाँ स्टेट का इंटीग्रेशन हो रहा था तो उसमें जो प्रिंसली स्टेट वगैरह आ रहा था, और उसमें जब आप सीन ये समझे होंगे तो आपको एक चीज समझ में आई थी। जब नेहरू जी गए थे वहां तो नेहरू जी ने क्या डिमांड किया था कि जनमत संग्रह करा लो, रेफरेंडम करा लो। अगर रेफरेंडम में कह देता है कि हम पाकिस्तान के फेवर में जाएंगे तो हम पाकिस्तान को दिए, लेकिन अगर कह देगा कि हमको इंडिया के फेवर में जाना है तो इंडिया के फेवर में देना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए, जूनागढ़ नहीं, पाकिस्तान, वो कश्मीर वाला, जूनागढ़ तो छोड़ दीजिए, जूनागढ़ तो बदमाशी किया ही था, कश्मीर का बात बता रहा हूं। कश्मीर के लिए उन्होंने कहा था कि अगर रेफरेंडम में ये कह देता है कि हम पाकिस्तान के फेवर में जाएंगे तो हम पाकिस्तान के फेवर में दे दिए, और अगर कहता है कि नहीं जाएंगे तो फिर पाकिस्तान को पीछे हटना होगा। जानते हैं उस समय पाकिस्तान क्या किया? रेफरेंडम से पीछे हट गया, बोला रेफरेंडम को चीगा, रेफरेंडम हम नहीं कराएंगे। उसके बाद उसने क्या किया, वहां की डेमोग्राफी को बदलना शुरू किया, वहां की लड़कियों से पाकिस्तानी जो सिटीजन थे उनका शादी करवाया, और अब जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी मेंटेलिटी क्या हो गई? पाकिस्तान की मेंटेलिटी हो गई। जब शिमला एग्रीमेंट हो रहा था तो उस समय पाकिस्तान कहता क्या है कि एक बार जो पीओके है ना वहां पर रेफरेंडम करा लीजिए। इंदिरा गांधी कहती है अब किस बात का रेफरेंडम? रेफरेंडम का ऑप्शन तो आपने उसी समय खत्म कर दिया था। तो ये जो सोचिए, ये जो 20, 25, 30 साल का जो पॉपुलेशन था ना, वो पॉपुलेशन ऐसा चेंज हुआ डेमोग्राफी कि उसकी मेंटालिटी किस पे हो गई? पाकिस्तान पे। और आप जैसे ही आप रेफरेंडम कराएंगे 1972 में, वो पाकिस्तान के फेवर में दे देगा, क्योंकि अब वहां पर डेमोग्राफी बदल चुकी है। जैसे नॉर्दर्न श्रीलंका को अगर हमको कंट्रोल करना रहे, हमको अगर नॉर्दर्न श्रीलंका पर कब्जा करना रहे, आसानी से कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? तमिल कम्युनिटी है वहां पर, लेकिन जरूरत ही नहीं है। जिस दिन लगेगा श्रीलंका ये कर रहा है तो उस दिन क्या कर सकते हैं? हम ये काम कर सकते हैं। जैसे नेपाल, साउथ नेपाल को अगर हमको तोड़ना रहे, नेपाल से अलग करना रहे, आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? मधेशी है वहां, और वो मधेसी अपने आप को क्या मानता है? इंडिया के नजदीक ज्यादा मानता है। तो जब आपके लोग, आपका लैंग्वेज बोलने वाला एटलीस्ट, और आपका कल्चर को फॉलो करने वाला लोग जहां रहेगा, वहां से आपको खास तौर पर ये सब डिस्प्यूट नहीं होगा।
जैसे नेपाल से इतना डिस्प्यूट हमारा कहाँ चलता है, इतना भयानक चलता है, छिटपुट चला तो चला, खत्म हो गया। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हर एक पर्पस को समझिए। उसके बाद कोई भी अगर आपको स्टेटमेंट कहीं डिलीवर करना है, आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं ना, आप नॉर्मल लोग तो है नहीं कि आप कहीं कुछ सुन लिए व्हाट्सएप फेसबुक पे तो आप उठा करके कुछ बोल दिए, उससे काम नहीं चलेगा। आपको पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जानना होगा और हर एक स्टेप जानना होगा। हाँ, वो होने का तो कुछ भी हो जाएगा। अब मान लीजिए 10-20 को मिसाइलें मार के उड़ाइए दिए, पब्लिक को ही खत्म कर दिए वहां पर, तो सिविलियन को लेकर के फिर तो बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगेगा ना। तो हर एक चीज को देखना है। हमको ये भी देखना है कि हम ऐसा काम करें जिससे हमारे पास कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह भी नहीं लगे। वर्ल्ड ऑर्डर में हमें कोई जो है इस तरह से नहीं ले पाए कि भाई इंडिया जो है वो केवल और केवल वॉर चाहता है। हमको ये भी मेंटेन करना है, क्योंकि आप डेवलपिंग नेशन में हैं और आप डेवलप्ड कैटेगरी में जाने चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉपर फंडिंग चाहिए। एक तो आपके पास रिसोर्सेज कम है, और फंडिंग आपको देता कौन है? अरे जो डेवलप्ड कंट्री है। तो फंडिंग पैटर्न भी तो बंद होगा। जैसे रसिया पर सैंक्शन लगाया हुआ है ना यूएस, आप पर सैंक्शन लगा देगा तब। क्या रसिया के पास ये कुवत है कि आपकी सारी चीजें जरूरतों को पूरा कर दे? नहीं। तो हर एक स्टेप को देखिए। पाकिस्तान के साथ में थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है चीजों को। इसलिए विदेश नीति के जानकार मत बनिए कि हम फॉरेन पॉलिसी के एकदम पूरा का पूरा नॉलेजेबल पर्सन बैठे हुए हैं, अब मोदी जी को स्टेप ले लिए तो विरोध कर रहे हैं। आपका निजी मत कुछ भी हो सकता है, वो अलग इशू है। मैंने क्या कहा? सरकार ने सीज फायर किया, चलिए ठीक है, ओके। मुझे बस एक सबसे ज्यादा जो बुरा लगा वो था कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों ट्वीट करेगा। सबसे ज्यादा इशू ये था। सीज फायर आपने किया, दो नेशन का अपना सॉवरन नेशन है, युद्ध करना है, सीज फायर करना है, दोनों नेशन का होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर ट्रंप को ट्वीट नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात। और ये डे वन से नहीं, मतलब ये उसी दिन नहीं हुई है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक स्लाइड। जैसे ही हमने अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर, तो हमने पाकिस्तान के, सॉरी अमेरिका का जो विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, उनको हमने रिपोर्ट दिया है कि भाई हम ऐसा ऐसा कर, हम क्यों बताएंगे भाई तुमको। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ है। तो अमेरिका अपने आप को लीडर मानता है, और इसीलिए ट्रम्प साहब अब चाह रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है मेरे अकॉर्डिंग चले। इसीलिए वो थोड़ा सा अभी 5-6 महीना में एग्रेसिव मोड में है ना। हटाइए। प्रीवियस क्लास में कितना नेशनल पार्क है इंडिया में? जिससे पूछे प्लीज वो बताएगा। अरे भाई तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, काहे नहीं देखे? अरे भाई आपका काम है एग्जाम देना, एग्जाम होगा 30 सितंबर। ठीक है, मान के चलिए, मान के वही चलिए। 107th नेशनल, याद किया है, असेंबली पाल। सबसे ज्यादा एरिया नेशनल पार्क का किस में है? परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज मैंने पूछा है। सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में परसेंटेज मैंने पूछ दिया आपसे। नेशनल पार्क का परसेंटेज सबसे ज्यादा सिक्किम में 25% के आसपास। सेकंड नंबर पे अंडमान निकोबार में 14 पॉइंट समथिंग परसेंट। ठीक है, और क्या पढ़ाए थे? कितने नंबर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला जी इस बार? क्यों नहीं आए थे? पिछला बार तो आप लोग बहुत कम लोग आए थे, काहे? सेम टाइम पे, सेम टाइम पे क्लास चल रही थी। जिस समय क्लास थी करंट अफेयर्स की, उसी समय माने सेम टाइम पे था। अच्छा, कौन पढ़ा रहे थे? हम तो टाइम पूछ लेंगे उनसे, टेंशन मत लीजिए।
मैसेज है। जहाँ तक मुझे पता चला कि उनकी क्लास शायद 4 बजे थी। हाँ, आगे लाइन पे। अरे जिस टीचर की बात कर रहे हैं उनको हम फोन करके बोले हैं कि आइए आपको समोसा खिलाते हैं, और वो बोले सर हम क्लास में हैं, मेरा क्लास 6:15 में खत्म होगा, और मेरी क्लास 1:30 बजे थी, तो 1:30 बजे अभी क्लास थी उनकी, तो फिर क्लास कैसे बोल दिए? देखिए किस टीचर की क्लास, कम से कम बीपीएससी में जिसकी क्लास लगी हुई है, हम तो उनसे डायरेक्टली पूछ लेंगे, सब बेवकूफ़ आप बनाना छोड़िए। प्रायोरिटी दीजिए, ये भी मत कहिए कि सर मेरी सुबह से रात तक क्लास ही कर रहे थे, करंट अफेयर्स एक ही दिन हो रहा है, और मैंने पिछले दिन भी इंपॉर्टेंस बता दिया था, खत्म हो जाइएगा। लास्ट में अगर सोचिएगा बना लेंगे, मेंस में बद्द पिट जाएगा, इसलिए शुरुआत से कंटिन्यू बना के रखिए। और अगर छूटता है तो उसका ऑप्शन रिकॉर्डेड है भैया, रिकॉर्डेड देख लीजिए ना आप लोग, कवर अप करिए। वो कवर अप कौन करेगा? वो कवर अप तो आप ही को करना है ना। मैसेज दिखाना है क्या हमको? स्पीकर पे हम बात कर लेंगे अभी। क्लास उनके 2:30 बजे से हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, देखते हैं, उठा लें तब तो। मेरा फोन मतलब क्या, हमको विधायक विधायक है, मोदी जी हैं क्या? गजब बात कर रहे हैं। हेलो। देखिए बोले ना, ये सर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सर फिर डरने के बाद ये गजब लोग हैं लोग। देखिए भाई, पहला चीज है, जो भी इवेंट हुआ है आप उन सारे इवेंट से अवेयर हो, उतना टाइम पास हम लोग को इसमें नहीं करना है, ठीक है। देखिए मेरा कंसर्न आप लोग के लिए केवल यही रहता है कि क्लास छूटती भी है ना, तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर, उसको कंप्लीट करके रखिए, नहीं तो एक बार बड़ा बन जाएगा। और इस बार करंट अफेयर्स के इवेंट्स थोड़े से अच्छे खासे बन रहे हैं, और सिलेबस देखिए, क्वेश्चन देखिए नया ट्रेंड में। अब तो आपके सामने एग्जाम्स हो रहा है, आप जब से पढ़ाई कर रहे हैं तब से मेंस भी हो रहा है, तो आपको अब थोड़ा सा ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाना चाहिए। घर से पैसा मिलता है, गर्मी भी ज़्यादा है, सब कुछ है, जल्दी से पढ़ के निकल करके नौकरी लेके चले जाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। 71st में सीट भी ज़्यादा रहेगा, 71st में भी रहेगा, 72nd में भी रहेगा, 73rd का हमको नहीं पता, लेकिन 2 एग्जाम में तो रहेगा। तो पहला टारगेट कर लीजिए 71st, ये ध्यान में रखिएगा। 1500 सीट तो अभी ही सुन रहे हैं, और यकीन मानिए सैलरी मिलेगी 1 लाख प्लस, अगर अच्छा जॉब में चले जाते हैं तब। और अगर 8th पे कमीशन लागू हो गया तो फिर क्या जंप मारिएगा, वो भी समझ लीजिए। लेकिन ज्वाइन कर लीजिए जल्दी पढ़ कर।
अरे सर से कंपेयर क्यों करते हैं भाई, हम जरूरत रहेगा आपसे हम लोग मांग लेंगे उस समय। चलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं, देखिए घटनाक्रम हम लोग साफ जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर है क्या? तो भाई पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसी टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट इंडिया ने जो टेररिस्ट को टारगेट किया, जो टेररिस्ट कैंप्स थे, टोटल 9 कैंप्स को हमने टारगेट किया है। ठीक है, हम लोग उन्हीं में से क्वेश्चन निकालेंगे। क्यों क्वेश्चन निकालेंगे? क्योंकि इस बार कुछ अलग तरह का इंसिडेंट देखने को मिला, अलग तरह का इंसिडेंट था, अलग तरह का अलग अलग इवेंट चला है। उसी इवेंट में हम लोग बताएंगे किस तरह से क्वेश्चंस आ सकता है। तो पहला तो आपको यह समझना है कि ऑपरेशन सिंदूर इसलिए हम लोग चलाए। क्लियर है? हो गया। दूसरा ये है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं ध्यान में रखना है। एक पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा, ये जो इंसिडेंट हुआ था ऑपरेशन सिंदूर जो हम लोग ऑर्गेनाइज किए, ये पीओके में भी किए हैं और पाकिस्तान में भी किए हैं। ये नहीं कि केवल पीओके के हम लोगों ने टेररिस्ट कैंप को खत्म किया, हम लोगों ने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप को भी टारगेट किया है। जो लाहौर के नजदीक था उसको भी हमने डिस्ट्रॉय किया। अब एक और चीज समझिए, यहां पर खास क्यों है, स्पेशल क्यों है इस बार का इवेंट? पहली बार इंडिया ने मारने के बाद में ऑफिशियली आकर के अनाउंस किया कि तुम्हारे 9 आतंकी ठिकानों को, टेररिस्ट कैंप को हम डिस्ट्रॉय किए हैं। ऑफिशियली हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो फॉरेन सेक्रेटरी प्रॉपर आते हैं और वो फॉरेन सेक्रेटरी जो है इस बात को बताते हैं। इससे पहले ये चीजें इतनी देखी नहीं गई थी। तीसरा चीज और क्या हुआ स्पेशल, पहली बार ये हुआ कि 2 फीमेल जो हैं वो आई हैं फॉरेन सेक्रेटरी के साथ में, कोई डिफेंस अगर हमारा स्टेटमेंट है उस डिफेंस स्टेटमेंट को डिलीवर करने के लिए। तो जब पहली बार ऑफिशियल हमने बता दिया कि हमने 9 जगह पर अटैक किया है, 9 जगह को मारा है, तो 9 कौन कौन से जगह हैं ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अवेलेबल इन दैट लिस्ट, उसमें से कौन सा नहीं था। तो आपको 9 का नाम, तो टेरर कैंप का नाम याद रखिएगा, इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ऑफिशियली बताया गया है। ठीक है, अब देखिए भाई यहां पर कुछ है, द आर्मी अटैक्ड 9 टेररिस्ट हाइड आउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड पीओके। द 9 हाइड आउट टारगेटेड इंक्लूड द, इस लाइन को याद रखिएगा, हेडक्वार्टर ऑफ जैसे मोहम्मद इन बहावलपुर। यानी जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहां है? बहावलपुर में। जैसे जो 9 अटैक हमने किया उसमें से एक हेडक्वार्टर किसका था? जैसे मोहम्मद का। जैसे मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दूसरा, एंड द हेडक्वार्टर ऑफ लश्कर तैयबा इन मुरीद के। अब देखिए क्वेश्चन बन रहा है, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर कहां हो गया? मुरीद के में। बोथ आर इन, यानी पंजाब तक हम जा करके मार के चले आए, तो ये अचीवमेंट भी एक तरह का कह सकते हैं। मुरीद के अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम लाहौर इज ए ह्यूज मरकज और लश्कर तैयबा बेस एंड बहावलपुर इज द मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ जैसे मोहम्मद। मतलब किसका हो गया? जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा का जो है ये मेन सेंटर था जिसको हमने टारगेट किया। तो दोनों के नाम याद रखना है। इसके बाद जो है एयर स्ट्राइक जो आपका हुआ है, देखिए हमने यहां पर डिटेल में बताया, बस इसका नाम केवल आप याद कर लीजिएगा, अभी आएगा फिर। बहावलपुर में हम लोग मार दिए, मुरीदके में मार दिए, कोटली है, मुजफ्फराबाद है, गुलपुर है, बिम्बर है, चकमरू है और सयालकोट है। इन सारे जगह पर कौन अवेलेबल नहीं रहेगा वो एग्जाम में याद करके आपको जाना है। अब देखिए मैंने कहा था ना, इस सबसे बड़ा जो मतलब हम लोग थोड़ा सा ये किए, पता नहीं क्या रीजन था या जो भी रीजन रहा हो, हमने एक्शन लिया और हमने वाशिंगटन डीसी को इन्फॉर्म किया। ठीक, तो जब हम इन्फॉर्म करेंगे ही करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इंटरफेयर तो होगी। ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए जिस दिन आपने अटैक किया है
उसी दिन सुबह आपने इन्फॉर्म किया है, और उस दिन तक डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ हैं, अभी भी डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ हैं। यूएस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, मैंने अमेरिका का स्टैंड बता दिया कि अमेरिका ने अगर किया होगा, अगर जैसे F-16 वाली रिपोर्ट सही निकली होगी, तो इसी कारण से अमेरिका जो है वो अपना इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया हो। ठीक है, तो वो यूएस का हो सकता है। ये एक्चुअली कह रहा था कि हम मार दिए हैं, वो सब फालतू फेक न्यूज था पाकिस्तान का। अब देखिए, इंडिया हैज गिवन फुल इंफॉर्मेशन ऑन द एयर स्ट्राइक्स कैरिड आउट ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर अंडर ऑपरेशन सिंदूर इन अ प्रेस ब्रीफिंग इन न्यू दिल्ली ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग। यानी 7 मई को जो है उन्होंने बाकायदे प्रेस ब्रीफ करके बताया कि हाँ, हमने आपके यहां आकर के एक्शन किया है। मतलब ये नहीं कि मारने के बाद बोले कि नहीं, हम बोले, बोल्डली बोले कि हम किए हैं। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि हमने किसी भी आपके आर्मी बेस को टारगेट नहीं किया, हमने किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, हमने केवल उनको टारगेट किया है जो टेररिस्ट कैंप हैं या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और हमने ये भी बताया कि 9 कैंप पर हमने टारगेट किया है, ये 9 जो कैंप है ये पहलगाम में शामिल नहीं है। इससे पहले भी ये क्या कर चुका है, इंडिया में मेजर इंसिडेंट में इन्वॉल्व ये रहा है। इसी कारण से हम लोगों ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया। इससे पहले हम लोग इस तरह का काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग जो है पूरा बताए। 3 पर्सन का नाम याद रखिएगा। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री आते हैं इस प्रेस ब्रीफिंग में, कर्नल सोफिया कुरैशी आती हैं, और चर्चा काफी ज्यादा इन्हीं की रही, स्पेशली रिलीजन को लेकर के। क्यों? क्योंकि भाई जो टेररिस्ट थे उन्होंने रिलीजन पूछ करके ही गोली मारी थी। भारत की तरफ से एक मैसेज भी था कि भाई तुम जो चाहते हो वो चीज इंडिया में नहीं होगा। और तीसरी पर्सन कौन थी? विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन तीनों ने इंफॉर्मेशन दिया। अब क्या इनका स्टेटमेंट सुने थे? क्या स्टेटमेंट दिया था? अब लास्ट में विक्रम मिश्री साहब एक स्टेटमेंट कंक्लूड करके हो जाते हैं। वो कहते क्या है कि इस टेरर अटैक का, पहलगाम टेरर अटैक का पर्पस जो था वो एक ही पर्पस था। क्या था? हाँ, इंडिया में कम्युनल राइट्स को फैलाना, यही उन्होंने कहा। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इंडिया के जो पब्लिक हैं, हम उनको थैंक यू कहना चाहते हैं कि वो इस चक्कर में नहीं पड़े। लेकिन आप अब खुद से पूछिए, जिस दिन अटैक हुआ होगा, जिस दिन ये बात जिस तरह से मीडिया चला रहा था कि धर्म पूछ के मार दिया, धर्म पूछ के मार दिया, उस दिन आप क्या कम्युनल नहीं हुए थे? हुए थे ना। भारत सरकार कह रही है, भारत सरकार खुद कह रही है। देखिए भाई, निश्चित तौर पर आप जिस एज में हैं या जो भावनाएं हैं, या जो लोग उस एज से क्रॉस भी कर जाते हैं, न्यूट्रल अप्रोच नहीं रख पाते हैं, वो इन सब चीजों में कम्युनल हो जाते हैं। आपको लेकिन समझना पड़ेगा एक्चुअली उसका टारगेट क्या था। उसका टारगेट यही था कि इंडिया में कम्युनल वायलेंस फैलाएं। इसीलिए देखिए, बार बार पाकिस्तान स्टेटमेंट दे रहा था कि भाई इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है। कि आप जो है, तुम्हारे मणिपुर में जो हो रहा है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, तुम्हारे यूपी में जो हो रहा है, यूपी मतलब योगी जी को टारगेट कर रहा है, इसके कारण से जो है ये एक्टिविटी हो रही है। तो वो चाह ही रहा था कि जो जम्मू कश्मीर में पीस अभी मेंटेन हो रहा है, जो पीस प्रोसेस चल रहा है, उस पीस प्रोसेस को किसी तरह से हम ब्रेक करें। ये तो सोचिए, हमने क्या किसी मस्जिद को टारगेट किया? हमने क्या किसी हॉस्पिटल को टारगेट किया? लेकिन उसकी मिसाइल जो है माता वैष्णो देवी पर जाकर के गिरी, मतलब वहां पर आसपास गई, लेकिन टारगेट में तो थी। जम्मू का एम्स पे गया है मिसाइल, भले एम्स में नहीं जा पाया, हम लोग उसको खत्म कर दिए, लेकिन एम्स को भी टारगेट किया था। तो सोचने वाली बात है कि तुम तो सिविलियन को टारगेट कर रहे हो, तुम ऐसे इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हो जो या तो लोगों की जान बचाता है या इंडिया के लिए आस्था का। बात समझ रहे हैं ना? तो यही चीज आपको समझना पड़ेगा, पाकिस्तान चाह क्या रहा था। और इसीलिए विक्रम मिश्री कहते हैं कि इंडिया के जो लोग थे उन्होंने काफी अच्छा स्टेटमेंट दिया और काफी पेशेंस रखा।
लेकिन खैर वो तो मीडिया में आकर के बोले कितना लोग आप लोग पेशेंस रखे, तो हम भी फेसबुक चलाते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं। कितना तरह का बात निकल रहा था उस समय, फलाना ढकना जितना हो रहा था सब भी आ गया था याद में, जबकि आप वस्तु स्थिति समझते ही नहीं। सोशल मीडिया देखिए, क्यों सोशल मीडिया पे बोलिएगा, एक देखिए मेरी बात आप समझिए, सोशल मीडिया पे बोलिए ना, हम बहुत भड़ास निकाले पाकिस्तान के खिलाफ, डीसीए में लाइव आकर के बोले पाकिस्तान को मार के गिरा देना, बर्बाद कर देना पाकिस्तान को, लाइव क्लास में यूट्यूब पे बोल दिए। तो भड़ास निकालने का मतलब ये ना होता, भड़ास निकालने का मतलब अपने यहाँ के कोई धर्म के टारगेट करके हम कोई भड़ास निकालेंगे, इसका यही चीज तो पाकिस्तान दिखाना चाहता है ना, पाकिस्तान वर्ल्ड कम्युनिटी को यही दिखाना चाहता है, और अगर हम वही काम करना शुरू कर देंगे तो हो गया। ये यही सिस्टम आपको समझना है। देखिए आपको समझना पड़ेगा क्या, एक तरफ बांग्लादेश है, स्थिति को समझ लीजिए, एक तरफ पाकिस्तान है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो बांग्लादेश भी आपसे नाराज होगा। अब हम इसको काउंटर ये कर सकते सर बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है हिंदुओं पर, भाई हम तो आवाज उठा रहे हैं ना, हम कहाँ ऐसा थोड़ी कि आवाज नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल हम बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं उनको। लेकिन वो बांग्लादेश का सोच, क्या बांग्लादेश का जो सोच है वही सोच हमारा ही हो सकता है? क्यों होगा भाई? फिर बांग्लादेश और हमें और पाकिस्तान और हमें अंतर क्या है? फिर डिफरेंस क्या हुआ? समझ रहे हैं? कभी कभी ये सब जब अप्रोच चेंज नहीं करिएगा ना, आंसर राइटिंग में आपका अप्रोच झलक जाएगा, तो शुरुआत से अपने अप्रोच को चेंज कर लीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसलिए थोड़ा सा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के काफी ज्यादा हम लोगों ने एक पॉजिटिव मैसेज दिया, पॉजिटिव मैसेज था जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें नई नई हुई हैं। प्रेस ब्रीफिंग में हमने बताया कि 9 ठिकानों पर हमने किया है हमला, उसको खत्म किया है, और साथ ही साथ 3 पर्सन आए उस प्रेस ब्रीफिंग को देने के लिए, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के साथ 2 महिलाएं भी थी। ठीक है, विक्रम मिस्त्री ने साफ तौर पर कहा अ ग्रुप कॉल्ड, इसका नाम याद रखिएगा, रेसिस्टेंस फ्रंट हैड टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया था? किसने लिया भाई? रेसिस्टेंस फ्रंट ने लिया, और इसी ने जो है अटैक किया था। और ये जुड़ा हुआ किससे था समूह? किससे? तो पहले तो ध्यान में रखिए, एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे मुंबई अटैक हुआ तो मुंबई अटैक को कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट किया था, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप ये भी मान लीजिए पहलगाम, पहलगाम जो है, उस पहलगाम में जो हमला हुआ उसको कौन सा टेररिस्ट अटैक या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको अनाउंसमेंट किया कि हम इसका लेते हैं भाई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। तो नाम याद रखना है, उसका कनेक्शन किससे है? लश्कर तैयबा से है। और वहां पर ध्यान रखिए क्यों हम फिर पाकिस्तान में घुस करके आखिर हमला कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि इसको सपोर्ट पाकिस्तान ने किया है। जब सुनिएगा उनका मिस्री साहब का स्टेटमेंट, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पाकिस्तान ने, यूएन ने क्या किया था, इस जो रेसिस्टेंस जो फ्रंट था इसको बैन कर दिया था। और जब बैन किया तो पाकिस्तान उसका जो है बैन को लिफ्ट करने के लिए कि भाई इसका बैन लिफ्ट कर दो, हटा दो, वहां पर प्रपोजल लाया था। तो भारत ने उस चीज को कोट किया है, यानी आप सपोर्ट तो उसको कर रहे हो, जब आप यूएन में उसके बैन को हटाने के लिए प्रपोजल लेकर के आए हो तो इसका साफ मतलब है कि आपका वो अपना ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं तो दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन को के बैन को हटाने के लिए हम क्यों कहीं कोई बात रखेंगे? समझ रहे हैं ना? तो हमने सीधा कनेक्शन कर दिया कि पाकिस्तान का जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन है, और इसी कारण से ये अटैक हुआ है। ठीक है, अब देखिए भाई, यहां पर है वो जो 9 टेररिस्ट हाइड आउट्स का जो हम लोग टारगेट किए हैं, उसमें सर्जल कैंप सियालकोट में था। अब देखिए ये पहलगाम में नहीं इंक्लूडेड था,
पहलगाम में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन इसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ था? द टेररिस्ट हु किल्ड 4 जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पर्सनल इन मार्च 25 टुक ट्रेनिंग इन दिस कैंप। जनवरी से लेकर के अप्रैल 2025 तक लगभग जो है 4 टेररिस्ट अटैक हुए हैं इंडिया में, छोटे मोटे, जिसमें से सबसे बड़ा आपका क्या था? पहलगाम। ठीक है ना? तो पहले से रडार पे हमारा था ये लोग, लेकिन पहलगाम में पहले क्या हुआ? जम्मू कश्मीर पुलिस को ये किया, एक जगह हॉस्पिटल को किया, एक नेता को टारगेट किया, पहलगाम में सिविलियन को कर दिया। और सिविलियन भी क्या, ह्यूज अमाउंट में सिविलियन। और उसमें भी बहुत तरह की बात आ गई। मीडिया तो कहती है कि जाके बोल देना मोदी को कि क्या मीडिया सही बोली क्या गलत बोली, वो तो मीडिया ही जाने, वो हम और अब क्या बताएंगे। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट डिलीवर किया गया। फिर मोहम्मद जोया कैंप, सियालकोट, द अटैक ऑन द पठानकोट एयरफोर्स बेस कैंप। जो पठानकोट का एयरफोर्स बेस कैंप पे जो हमला हुआ था वो इसी ने किया था। देखिए, मतलब साफ तौर पर है कि आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा जो है टेररिस्ट कैंप को हमने डिस्ट्रॉय किया है। इससे ये मतलब नहीं है कि हमने जो है क्यों आखिर उस पर अटैक किया, उसका रीजन क्या दिया गया, वो याद करने की नीड नहीं है। ये केवल इसलिए है क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया है, तो जो प्रेस ब्रीफिंग की चीजें हैं वही आपको मैंने एज इट इज बता दिया है। तो आपके ध्यान में रहे कि हमने जो है बिना किसी रीजन के किसी पर अटैक नहीं किया है, प्रॉपर रीजन के साथ। और इसीलिए पहली बार अगर हमने 9 अटैक किए वहां पर तो उसका रीजन दिया। देखो, इसका इन्वॉल्वमेंट यहां रहा है, इसलिए हम लोग ये काम किए हैं। एक नाम थोड़ा सा ज्यादा याद रखिएगा, मरकज सुभान अल्लाह इन बहावलपुर। क्योंकि बहुत लोगों को जब नाम आ जाएगा सुभान अल्लाह, मरकज का नाम आएगा, तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये टेररिस्ट कैंप था, और ये टेररिस्ट कैंप कहां था? बहावलपुर में। और यही क्या है? जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। तो 9 नाम याद कर लीजिएगा, हो जाएगा ना? इसमें हमको बताना क्या है, केवल नाम याद करिए, इन्वॉल्वमेंट छोड़ दीजिए। ठीक है? डिड द इंडियन आर्मी ऑल्सो टारगेट पाकिस्तान आर्मी कैंप्स? नो। एक लाइन में क्लियर कर दीजिए, नो। हमने साफ तौर पर कहा कि हमने किसी भी पाकिस्तानी आर्मी कैंप को टारगेट नहीं किया है, और हमारा ये मोटिव भी नहीं होता है। ठीक है? कैसे 9 टेररिस्ट को हम खत्म किए भाई? तो पहले हम उसका इनपुट निकाल लिए, रॉ हमको पूरा का पूरा उसके बारे में जानकारी दे दिया, यहाँ यहाँ ये सब चीज़ है। और उसके बाद हमने अपना प्लान किया। 1:05 पे हमने अपना ऑपरेशन चलाया रात में, और 1:30 पर जो है ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया। यानी 25 मिनट के भीतर 9 टारगेट को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, और 1:44 पर हमने मीडिया को, मतलब पीआईबी में हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट डिलीवर कर दिया कि हम जा करके जो है मार करके चले आए। ये इंडिया का इफिशियंसी थी, यही तो आपकी एयरफोर्स की इफिशियंसी है। वही 25 मिनट्स में 9 टारगेट्स, बहुत बड़ी बात। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सोफिया कुरैशी का अपना स्टेटमेंट है। बाकी जो पीसी में उन्होंने कहा है वही बात है, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी उनका स्टेटमेंट है, जो बातें हैं वही बात है कि 1:05 पे अपने ऑपरेशन शुरू किया, और 1:30 पे अपने ऑपरेशन खत्म कर दिया, और बाद में अपने प्रेस को ब्रीफ कर दिया। ये कारण है, इस कारण से हम लोग लेकर के चले। ठीक है, अब आता है भाई, आखिर ऐसा क्या था रीजन जिसके कारण हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाए? हमारे पास ऐसी कौन सी टेक्निक थी? बात समझ रहे हैं ना? देखिए, एक बात समझिए, टेक्निक से नहीं होता है, टेक्निक को यूज करने वाले से होता है। जैसे मान लीजिए ग्लास आपको दे दिया जाए, तो आप ग्लास का क्या कर सकते हैं? पानी पी सकते हैं, सिर फोड़ सकते हैं। देखिए, हम जाकर के इसको बेच देंगे, बोलेंगे अरे ग्लास में मोदी जी पानी पी के गए थे,
इस ग्लास का इतना, अलग अलग लोग अलग अलग बातें। गांधी जी का कोई नहीं लगा, मोदी जी के नाम से भी खरीद लो लोग, कोई मोदी जी पी के गए तो ठीक है रखना है। मतलब कहने का ये हो गया कि जिसके पास जो चीज होती है वो यूज किस तरह से करता है डिपेंड करता है उस पर। जिस देश ने ये टेक्नोलॉजी बनाई या जिस देश ने हमको दिया, उस देश की भी इफिशियंसी नहीं है, उसकी भी कैपेसिटी नहीं है कि उसने इस तरह से उसका यूज किया। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे S-400, तो रसिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, S-400 हमको रसिया दिया है। क्या रसिया जो है इतना इफिशियंट यूज कर पाया है S-400 का जितना हमने कर दिखाया? रसिया को विश्वास नहीं हो रहा कि यार इतना कैसे यूज कर लिया इंडिया। तो मैंने क्या कहा, S-400 रसिया से ही ना लिए हैं, उसको भी भरोसा नहीं है। नहीं पड़ा, यूक्रेन उस पर अटैक नहीं किया है, तब फिर अरे भाई रसिया मॉस्को में थोड़े मार देगा, बॉर्डर एरियाज में जाएगा ना जी। तो बॉर्डर एरियाज में तो अटैक हुआ ही हुआ है, वो कैसे बच जाएगा वो? ये चीज समझिए। कहने का साफ मतलब है जो इफिशियंसी इंडिया ने दिखाई उससे पूरा वर्ल्ड हैरान है। S-400 ऐसा कैसे कर दिया? सोचिए ना कि मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अगर MiG-21 अगर F-16 को खत्म कर दिया तो इसमें MiG-21 की भूमिका नहीं है। जो MiG-21 का जो पायलट था उसका औकात है, उसकी क्रेडिबिलिटी है कि कहां F-16 और कहां MiG, फिर भी हमने उसको खत्म कर दिया। तो ये हमारे जवानों की फुर्ती थी। तो अपनी एफिशिएंसी को कमजोर मत होने दीजिए। कहिए क्या भारतीयों ने काम किया, ये है भाई, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की, एक स्काल्प क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी यूज की और एक हैमर मिसाइल टेक्नोलॉजी यूज की, दो टेक्नोलॉजी हमने यूज किया है। कुछ नहीं है, फालतू सा चीज है। स्काल्प है, अरे काम हो गया, काम खत्म है। ये हैमर है, ठीक है। अब देखिए ये सब फर्जी लाइन है, जो जो पॉइंट्स है मैं क्लियर बता देता हूं। स्काल्प को हम कहते हैं स्टॉर्म शैडो। लॉन्ग रेंज का है और हवा से लॉन्च किया जाने वाला है, यानी एयर टू सरफेस चलेगा स्काल्प। क्लियर है? और मिसाइल कैसा है? बैलिस्टिक नहीं है, क्रूज है। और इसका भाई टारगेट अगर हम लोग बात करते हैं, हिट करने कैपेसिटी कितना है? अप टू 250 किलोमीटर, ठीक है। कितना? 250 किलोमीटर। क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक के कंपेयर में क्या होता है? कम डिस्टेंस का होता है, बैलिस्टिक मिसाइल का ज्यादा होता है, ठीक है। ये टारगेट के पास जाएगा, टारगेट के पास जाके क्या होगा? उठेगा, मार देगा। फिर टारगेट के पास जा करके, टारगेट के पास गया, चप से उठा, खत्म कर दिया, ठीक है। ये इसका रहता है। और बैलिस्टिक क्या करेगा? लंबा जाएगा और फिर हिट करेगा। ये छोटा सा एक पॉइंट में समझिए, ये दोनों का रहता है। तो पहला बात, स्काल्प आपका क्रूज मिसाइल है, ठीक है। इसका टारगेट कैपेसिटी कितना है? टारगेट रेंज कितना है? 250 किलोमीटर के आसपास। और ये देखिए भाई, सबसे बड़ी बात है ना क्या, कि अगर कोई भी इसका यूज हम लोग कहां तक करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। कोई भी अगर हमारा एनिमी किसी बंकर वगैरह में भी छिपा हुआ है तो हम क्या करेंगे? उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको खत्म करने के लिए भी ये काम करता है। ऐसे भी क्रूज मिसाइल उसी में जनरली काम आता है। दूसरा एक लाइन ध्यान में रखिएगा यहां पर, इसका वेट कितना है भाई? 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर इसका वेट है। बिहार में तो ऐसे प्रश्न की उम्मीद नहीं है, बट यूपीएससी सब पूछा हुआ है। यूपीएससी ऐसे ही उठा के क्वेश्चन पूछता है। अगर बिहार उस करंट अफेयर्स के पैटर्न को फॉलो कर लिया तो फिर पानी पिला के रख देगा। बात समझ रहे हैं? ये ध्यान में रखिएगा।
थोड़ा सा इस पर सोचना होगा, इसलिए जब पढ़िए तो ध्यान में रख लीजिए कि सब पूछा जाता है। और ये कितना का भाई वारहेड ले जा सकता है अपने पास, वेट ले जा सकता है वजन का 450 किलोग्राम, यानी 450 केजी अपने साथ उठा के ले जा सकता है। कम हाइट पे जाता है, जीपीएस, आईएनएस और इंफ्रारेड टर्मिनल गाइडेंस के जरिए अपने टारगेट को खत्म कर देता है। ये सब फर्जी लाइन है। फर्जी लाइन दैट मीन्स मैं बता देता हूं, कोई भी अगर मिसाइल है और अगर उस मिसाइल को आप टारगेट को प्रॉपर हिट करने के लिए भेज रहे हो तो ऑब्वियस है आपका जीपीएस, आपका इंडियन नेविगेशन सिस्टम, और अगर रात में आप यूज कर रहे हैं तो इंफ्रारेड मैकेनिज्म तो उसमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इंफ्रारेड क्या करता है भाई, जो आपका शैडो जोन रहता है उसको क्लियर करते हुए चलता है, इसलिए ना उसको हीट वेव कहते हैं, जो हीट जनरेट करता है उसके द्वारा आ जाता है। इसका बेनिफिट आपको यहां पर देखने को मिलता है। भारत ने क्या किया है भाई, तो इसको जो राफेल उफेल के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया है, स्काल्प को। तो जो हमारा राफेल जाता है तो स्काल्प को लेकर के जाता है। अब देखिए फिर तमाम तरह की बातें आई। जब राफेल का नाम आया तो हम देखिए, हम इतना 4-5 दिन में हम यही देख रहे थे कि लोग बोल क्या रहा है। भारत के जो यूथ थे या भारत में बहुत सारे ऐसे जो ग्रुप थे, वो पता नहीं किस माइंडसेट के साथ कह रहे थे कि भाई देखो ये वही राफेल है जिस पर फलाने आदमी ने सवाल उठाया था। मेरा कहने का मतलब ये हुआ भाई, सवाल उठाना क्या कोई गलत है? अगर कोई बात आई कि मान लिया जाए एक डिफेंस डील हुआ है, इस डिफेंस डील में कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो भाई कोई पार्लियामेंट में गया क्यों है? पार्लियामेंट है क्यों? पार्लियामेंट इसी के लिए ना, सरकार से सवाल पूछेगी। तो सरकार से सवाल पूछे तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई गलत हो गया? तब तो फिर वो फोर्स को लेकर के जो आप राजीव जी को कहते हैं वो भी गलत है। बात समझ रहे हैं? 1988-89 में हम लोग जब वो फोर्स डील किए थे तो उसको लेकर के आप, अरे छोड़िए भाई यहां कुछ नहीं होगा, हम लोग उसकी रेंज से बाहर हैं, काहे आप लोग टेंशन ले रहे हैं कि बम यहां गिर जाएगा? क्या जी? अरे कैसे गिर जाएगा? झुट्टो को गिर जाएगा। अरे भाई आपको पहले टारगेट करेगा तो पहले दिल्ली ना टारगेट होगा जी। इन लोग को जिंदा रहने का शौक ही नहीं है। महाराज कैसे क्रॉस कर जाएगा हमको बताइए ना। नेपाल का इतना तो मतलब दिन खराब हो गया। नेपाल आपके पास, उसका पानी उन्हीं सब बंद कर देंगे तो बेचारा जाएगा नहीं कहीं। वो नेपाल क्या करेगा? नेपाल का ही थोड़े कुव्वत है। और पाकिस्तान से मिसाइल आपके बिहार में आएगी, मतलब फिर समझिए कि बचा ही कुछ नहीं। अगर ऐसा जिस दिन हो गया फिर उस दिन बचा ही नहीं, फिर उस दिन हम लोग को सरेंडर कर देना चाहिए। ठीक है भाई, हम लोग, ये संभव है लगता है जी? पहले उसको वहीं उड़ा देगा लोग, इसलिए ध्यान रखिए। यूपी पहले क्रॉस करो ना, योगी जी के इलाका क्रॉस करो, उसके बाद तुम नीतीश जी की टेरिटरी में घुसना। पहले तो वहीं बैठे हुए हैं लोग। देखिए कहने का साफ मतलब है कि इन सब चीजों पर थोड़ा सा हमको फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर के चीजें हमारी डेवलप होंगी। ठीक है, तो हमको देखना क्या है कि कौन सा मिसाइल यूज हुआ। तो स्काल्प हुआ, स्काल्प का हमको फीचर्स देखना है। स्काल्प का हमने फीचर्स बोला, और मैंने यही बताया कि सवाल उठाइए मत, क्योंकि आप नहीं जान रहे उस चीज को लेकर के। लाइन मेरा था कि भाई बोफोर्स को लेकर के भी राजीव जी पर सवाल उठाए गए, लेकिन कारगिल की लड़ाई में आपका काम कौन किया लास्ट में? वही बोफोर्स किया। तो इससे क्या हो गया कि राजीव जी पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे? सवाल तो उठाए ही जाएंगे। अगर बातें उठी हैं कि ऐसा ऐसा है तो सवाल उठेगा निश्चित तौर पर। पार्लियामेंट इसीलिए है, अपोजिशन इसीलिए है कि भाई अगर कुछ बातें आई हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है, वो आपसे हम जानकारी लेंगे, वो आपसे हम पूछेंगे। बात समझे? और इसीलिए पूछा गया कि हमेशा चीजों को ध्यान में रखना है, प्रॉपर लेकर के चलना है। इसलिए ये नहीं कि आज आप मोदी जी पर सवाल खड़े करिए, चाहे आप अपोजिशन पर सवाल खड़े करिए। इस बार सबसे अच्छा जो चीज देखा गया था वह था इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी
नो डाउट उसने कंप्लीटली मैच्योर हो करके जो है इस पूरे सिचुएशन को डील किया है, पूरे सिचुएशन को डील किया है, ये ध्यान रखिएगा। और आज भी जो है, अभी बता देता हूं, राहुल गांधी ने फिर सवाल उठाया, पीएम को लेटर लिखा है, बोला क्या कि जब आप सीज फायर किए तो फिर आपने क्यों नहीं ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली, और ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके पूछ लेते हमारा मोटिव क्या था। आप अमेरिका से मेडिएटरशिप करा लिए तो फिर आप भारत की पॉलिटिकल पार्टी को ही भूल गए, तो फिर उससे पहले करने का क्या नौबत था। अब वही गलत क्वेश्चन था? बिल्कुल नहीं था। ये क्वेश्चन तो एकदम जायज होना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग में एक बार जिसे वाजपेयी जी ने किया था भी था, जब सीज फायर हमको करना ही है तो ऑल पार्टी मीटिंग कर लेंगे कि आपका क्या इच्छा है, ऐसा ऐसा कंडीशन हमारे सामने आ गया है, कंडीशन बताइएगा ना क्यों हमने किया, क्या कोई प्रेशर हम पर है, या हम अब चाहते हैं कि इसको रोक दें, युद्ध नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारा इकोनॉमिक लॉस रहेगा, होना चाहिए। तो इस बार कंप्लीटली पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई गई है। असाउद्दीन ओवैसी साहब, उमर अब नहीं, देखिए आप लोग पता नहीं उस आदमी को कैसे लेते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर आप जब जैसे लेते हो वैसे लेते हो। वो आदमी पाकिस्तान में गए थे भाषण देने के लिए और पाकिस्तान का हालत खराब करके चले आए थे। पाकिस्तान को बहुत नफरत करते हैं वो। आप रिलीजन को लेकर के बायस्ड होकर के कुछ भी बोल दीजिए, वो अलग में इशू है, वो बदल ही नहीं सकता है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो आदमी खुल करके उसका क्रिटिसाइज करते हैं। ये आज नहीं, बहुत समय से है। देखिए मुझे भी उनके पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, अगर मुझे पर्सनली कहिएगा तो मुझे भी उनके पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, जब वो कम्युनल हो जाते हैं तब। लेकिन कम्युनल तो सब होता है, अगर दूसरे तरह के सब कम्युनल होता है, कोई ऐसा है जो कम्युनल नहीं होता, कोई ऐसी पार्टी नहीं। धर्म के आधार पर हमारे यहाँ वोट मिलता है, इसीलिए आपके बिहार में क्या होता है, आप हमेशा देखते होंगे मेंस में आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन इस बार का सीन में पॉलिटिकल मैच्योरिटी आपकी रही है, इसलिए मेंस में आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ रहे ना, इससे पहले इतनी ज्यादा राजनीतिक परिपक्वता आज तक इंडिया में कहीं नहीं दिखी जो इस बार दिखा। हर एक लोग, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया इस चीज को लेकर के, और फर्जी स्टेटमेंट नहीं दिया, ये भी बात थी। ठीक है, क्योंकि सबूत मांग लिया, फलाना कर लिया, ये सब। हैमर मिसाइल, पहला तो इसका फुल फॉर्म ही क्वेश्चन है, पहला फुल फॉर्म ही क्वेश्चन है, हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये मिड रेंज का जो है एयर टू सरफेस, क्लियर है, ये गाइडेड मिसाइल है, मॉडर्न गाइडेड मिसाइल है। ये करता क्या है भाई, इसका रेंज 70 किलोमीटर है, 125 केजी से 1000 केजी तक का जो जनरल बम्स है उसको क्या कर सकता है भाई, ले जा सकता है, उसको स्मार्ट बम में कन्वर्ट कर सकता है। मॉड्यूलर किट के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया है, जिससे होता क्या है कि जैसे एलसीए जैसा हमारे पास जो तेजस है, उस तेजस में चाहे राफेल है, इसको हम वहां पर फिट कर सकते हैं। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से टारगेट को खत्म करता है। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि सपोज मान लिया जाए टारगेट बाहर है, ठीक है, और हमको पता क्या है कि ये दीवार जो है ये रडार है, मतलब ये टारगेट है, और इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमको उड़ा देगा, ये हमको पता है। तो क्या करेगा भाई, इधर से ही रह के उसको मार देगा। तो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस हो गया, मतलब उसके रेंज में, उसके रेंज से बाहर हट करके क्या कर सकता है, खत्म। ये हैमर का फीचर्स है। तो पहले फुल फॉर्म मिसाइल कैसा है वो ध्यान रखिएगा, सरफेस टू एयर है, ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है, रेंज वगैरह। अब इसमें जो हम लोग सिस्टम यूज किए, उस सिस्टम का नाम था प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन सिस्टम, जिसे हम PSWS के नाम से जानते हैं। तो आपके पास एक PSWS टेक्निक जो है, ये मेंस में भी आपका काम आ सकता है। सीधा सब पूछ देगा, आपको उसको एलोबरेट करना है। देखिए कुछ नहीं है, जितना एलोबरेशन है सब कुछ लिखा हुआ है, एकदम छाप दीजिएगा, एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। लेकिन याद रखने के लिए 2 ही 3-4 लाइन बस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये होता क्या है भाई, इसे सपोज मान लिया जाए ये हमारा कोई प्रॉपर एरिया है और ये हमारा क्या है भाई, टारगेट है। और इस टारगेट के आसपास में अगर हमारी सिविलियन रहती है,
जैसे यहाँ पर सिविलियन है, यहाँ पर सिविलियन है, यहाँ पर सिविलियन है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरह से सिविलियन है। और हमको हिट किसको करना है भाई? जो मेरा टारगेट है। तो ये ऐसा प्रोसेस है जो विदाउट सिविलियन को लॉस किए हुए इसको खत्म कर देगा, टारगेट को। इसीलिए क्या कहते हैं? प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन सिस्टम। मतलब जो टारगेट आपने फीड किया है उसमें उसी टारगेट को जाकर के ये हिट करेगा, दूसरा किसी को नहीं। अब एक चीज और खासियत सुन लीजिए, अगर टारगेट आपका वो चाहे स्टैटिक हो या टारगेट आपका डायनामिक मोड में हो, मूवमेंट में हो, उसको भी खत्म कर देगा। टारगेट अगर आपका स्टैटिक हो, टारगेट अगर आपका डायनामिक हो, तो दोनों चीजों को क्या करेगा? ही खत्म कर देगा। खाली बस टारगेट को इसमें फीड करिए, उसके बाद टारगेट का काम खत्म कर देगा। तो इस समय क्या किया गया भाई? इसी को हम लोग यूज किए। क्लियर है? दूसरा है, जितना आप अभी सिस्टम अभी पढ़े ना, ये काम कैसे करता है भाई, इसका फंक्शन अब आ जाइए। इसका फंक्शन में रडार बेस्ड होता है, रडार से इसको सिग्नल मिलता है, ठीक है। आईएनएस से मिलता है, इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट से, ठीक। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें रहेगा क्या भाई? तो जो अलग अलग तरह का जो कैपेसिटी रहेगा, ठीक है, कि किस तरह के हमारे पास टारगेट आ रहा है, यह टारगेट हमारा है कैसा, इस सब का इमेजिंग करता है और इमेजिंग करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय। और हमेशा समझना है सेंसर मोड में रहेगा। और दूसरा क्या टारगेट ये हिट करेगा? तो अभी जो मैंने पहले बताया था, इसके हैमर में है चाहे उसमें है, सब जो स्कैल्प वाला है उसको लेकर के ये क्या करता है? आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही आपका है, यहां तक का जो टेक्निक आपका यूज हुआ है वो। इसमें लिखना तो लंबा पड़ेगा आपको, बट जो मोटे तौर पर जो चीजें हैं वही हम लोग बता रहे हैं। इमेज एक्चुअल इमेज नहीं है, इमेज जो मीडिया में चलाई गई थी, ये सारा इमेज जो है वो एआई से क्रिएटेड इमेज है, एआई बेस्ड इमेज है। जो भी आप देख रहे थे कि सर यही है क्या, ये सब इमेज क्या है? एआई बेस्ड इमेज है, ठीक है। इंफ्रारेड का यूज ये भी करेगा, देख रहे, 2 मिसाइल पर लॉन्चर, एक लॉन्चर में 2 मिसाइल कर देगा। तो ये सारा इसका है। अब इसी को यहां से डील कर दिया गया है कि भाई अदर जो रीजन रहेगा, नियर बाय रीजन रहेगा, उसको कोलेट्रल डैमेज ये नहीं देगा, बाकी सबको खत्म करेगा। S-400 जिसे इंडिया में हम लोग सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही तो सबसे खास है। देखिए, सबसे पहला है S-400 या S-400 ट्रायम्फ है क्या भाई? तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है। पहला लाइन याद रखिएगा, एयर डिफेंस सिस्टम है ये, और एडवांस्ड मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको डेवलप किसने किया है? रसिया ने डेवलप किया है। अब भाई डेवलप ठीक है रसिया ने किया है, तो रसिया का कौन सा कंपनी इसको डेवलप किया है? तो अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसको बनाया गया है। जैसे सबके नाम, सबके पास रसिया रसिया नाम याद रहेगा, लेकिन जो कंपनी ने इसको डिजाइन किया है उस कंपनी का नाम हम लोग जनरली भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमको उस कंपनी का नाम याद रखना है। इज द वर्ल्ड्स मोस्ट मॉडर्न एंड पावरफुल सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी ये सैम मिसाइल है, ये ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग पीछे क्या देख रहे थे? एयर टू सरफेस, और ये सब क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। यानी जमीन में किसी गाड़ी से ये जाता है और उससे क्या करता है? एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। इंडिया ने इसको रसिया से खरीदा है। डील हुआ था 2018 में 5 यूनिट के लिए, और डील कितने का था भाई? $5.343 बिलियन का डील था। अब देखिए, अभी तक नहीं याद आपको करना था, लेकिन इसने अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कमाल कर दिया। इंडिया के भीतर जो कैजुअलिटीज नहीं हुई, इतने ज्यादा ड्रोन्स लगातार लगाए मारे गए इंडिया पर, ड्रोन पे ड्रोन, मिसाइल पे मिसाइल, और हमने उन ड्रोन और मिसाइल को क्या किया? एरियल रूट में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसमें इसका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल है।
इसलिए आपको अब याद करना पड़ेगा इसका डील कब हुआ था। जैसे राफेल डील कब हुआ था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, राफेल को लेकर के जब चीजें चल रही थी तब। तो यहां भी आपको ये बात ध्यान में रखना है कि 5.43 बिलियन डॉलर का ये क्या था, डील था। कितना यूनिट हम लिए हैं, 5 यूनिट लिए हैं। कब ये डील हुआ था, 2018 में। और ये मिलना हमको कब से शुरू हुआ, देखो डील कर रहे हो आप 18 में, उसके बाद रशिया बनाएगा तो उसके बाद ना आपको देगा। तो ये आपको मिला है 21 में, ठीक है। 18 में डील हुआ दोनों के बीच में, और डील के समय भी काफी ज्यादा नौटंकी हुआ था। अमेरिका कह रहा था कि हमसे लो, रसिया से मत लो, और हमने अमेरिका को बाईपास करते हुए रसिया से लिया। तो आज रसिया खुश होगा कि नहीं होगा। इसके बाद है भाई, इसे क्या कहते हैं। अब दूसरा चीज इसमें याद रखिएगा, इट कैन ट्रैक 80 टारगेट्स सिमल्टेनियसली, यानी 80 टारगेट को ये क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। अंदाजा लगा लीजिए, एक बार में 80 टारगेट अगर इसके सामने आ गया तो उसको खत्म करके रख देगा। इसलिए खत्म कर देता है क्योंकि ये 360 डिग्री क्या करता है भाई, रडार कवरेज इसका है। रडार कवरेज क्या है, 360 डिग्री है, मतलब चारों तरफ इसका रडार काम करता है। किधर से भी आ जाएगा, किसी भी डायरेक्शन से आएगा, तो इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए भाई, कंट्री ऑफ ओरिजिन कहां है, सर्विस में कब आया, रशिया में। उसके बाद मैन्युफैक्चरर अल्माज एंटी, वही जो था डिजाइन बनाया था। मैक्सिमम फायर पावर कितना है, अप टू 400 किलोमीटर मैक्सिमम जा सकता है। हाइट 30 किलोमीटर, बहुत कम है ना जी, बहुत ज्यादा है। शांत रहेगा, बीच में कोई मत बोलिएगा। कौन सा जोन में चला जाएगा ये, स्ट्रेटोस्फीयर तक जा सकता है। आपका तो पहुंचा दिया स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। टारगेट टाइप, किसको किसको टारगेट कर सकता है, एयरक्राफ्ट को, ड्रोन्स को, क्रूज को, और बैलिस्टिक मिसाइल को भी टारगेट कर सकता है। तो टारगेट भी बहुत है इसका भाई, मल्टी टारगेट है ये। रडार कैपेबिलिटी कितनी है, 600 किलोमीटर और मोर। देखिए अब कंफ्यूज मत होइएगा, एक क्या है, ये टारगेट को हिट कितना किलोमीटर तक कर सकता है, 400 किलोमीटर। लेकिन इसका रडार कैपेसिटी, जो रडार जो कैप्चर करना शुरू करेगा वो 600 किलोमीटर से सेंस करना शुरू करेगा। जैसे मान लिया जाए कोई मिसाइल अगर इसके आसपास का 600 किलोमीटर के रेडियस में आ गया तो ये सिग्नल देना चालू कर देगा कि आ रही है, मतलब अपने आप को एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। अरे भाई सीधी सी बात है, आपकी मिसाइल आ जाए और तब आपका सायरन बजे। जैसे ऐसे समझिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और आदमी यहां पर है और अब हॉर्न यहां बजा रहा है, बेचारा या तो गिर जाएगा या तो आप चढ़ा दीजिए गाड़ी उस पर। उसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं डिस्टेंस में आप यहीं पर हैं तो आप हॉर्न बजाना चालू करते हैं, यही ना होता है, ठीक है। और हमको थोड़ा सा इसमें बुरा भी लगता है, जो नया नया गाड़ी आया है उसमें क्या करता है, जब आदमी सटिएगा तब आपका गाड़ी सेंस करना शुरू करेगा। अरे भाई 100 मीटर 200 मीटर से तुम सेंस कर दो आगे गाड़ी है, नहीं नींद टूटा। महाराज हर संडे को आप जद्दोजहद करते हैं नींद से अपना, ये तो विद्या कसम। थोड़ा देर पहले आ रहा था, हाँ देखिए देखिए, चलिए बेचारा ईमानदार है, बच जाएगा विद्या आपका। तो मार रहा है 400 किलोमीटर तक, लेकिन इसका रडार जो सेंसिंग है वो 600 किलोमीटर तक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है वो आपको देखना है। मैं पढ़ा रहा हूं और मैं जोर भी दे रहा हूं, यहां पर प्रेशर भी दे रहा हूं कि यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट नाम से याद रखिएगा, S400 मतलब 400 किलोमीटर तक इसका टारगेट कैपेसिटी है, लेकिन रडार कैपेसिटी कितनी है, 600 किलोमीटर, ठीक है। सिमल्टेनियस टारगेटिंग है भाई, 72 मिसाइल सिमल्टेनियसली ऑन 36 टारगेट्स। 36 अगर टारगेट है तो उसमें 72 मिसाइल हम चला सकते हैं एक साथ। अगर 36 टारगेट हमको दिख गया तो एक साथ 72 मिसाइल उस पर चला देंगे, मतलब एक मिसाइल पे, मतलब एक टारगेट पे दो मिसाइल चला सकते हैं।
डबल। देखे होंगे, वीडियो दिखाया होगा, वो सब एआई से बनाया हुआ वीडियो था कि आ रहा है उसका वाला, जा रहा, मार रहा है, एकदम तरतरा करके मार रहा है, लाइट पे लाइट जल रहा है, वो सब एआई था वीडियो। अरे भाई एगो सिंपल सा लॉजिक सोचिए ना, एयरफोर्स हमारी गई थी वीडियो निकालने के लिए उसका, और कौन मीडिया गया था वीडियो बनाने के लिए भाई? नाम नहीं लेना चाहिए, किसी भी मीडिया का ऐसे नाम सार्वजनिक तौर पर नहीं लेना, मतलब ये समझिए बात को है। अरे हाँ भाई मार दिया, हम भी बोल रहे मार दिया, ठीक तो किया, हम कहा बोल रहे नहीं मारा, जब बात कर रहे हैं। अब जरा सोचिए इसकी स्पीड कितनी है, मैक 14 की स्पीड इसकी है, 14 की स्पीड है 14 की, अंदाजा लगा लीजिए। हाइपरसोनिक का 5 होता है। अब सोच लीजिए कितना भयानक टाइप का स्पीड हुआ ये, तुरंत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए इसमें जो है ना, ये 4 टाइप के मिसाइल को यूज करता है, इसमें 4 टाइप का मिसाइल यूज होता है, ये जो टारगेट को जो हिट करता है, ये 4 मिसाइल लेकर के अपने साथ चलता है। एक मिसाइल है 40N6, एक मिसाइल है 48N6, एक है 9M96E2 और एक है 9M96E। 4 तरह का मिसाइल इसमें यूज होता है। आपसे पूछा जाए S-400 में कौन सा मिसाइल यूज नहीं होता है, तो ये चारों में से जो नहीं रहेगा वो यूज नहीं होता है। हम इसलिए बोले S-400 अपने आप में क्वेश्चन है, बहुत है भाई इसमें, तो इसका तो नाम है पहले याद रखना है। और जो 40N6 है ना, ये 400 किलोमीटर का रेंज है, 48N6 250 किलोमीटर है, 9M96E2 जो है 120 है, 9M96E जो है 40 किलोमीटर है। अब देखिए सबका टारगेट रेंज अलग अलग है। जैसे 40N6 जो मिसाइल है इसमें लगी हुई S-400 में, ये किसको टारगेट कर सकती है? लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट को, जैसे एबैकस को, यही ना है पाकिस्तान वाला, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को ये क्या कर सकता है? टारगेट कर सकता है। क्या? अरे भाई भाई पर भी ध्यान दो, बगल वाले भाई पर, तुम लोग सब जो हो ना, हमको कुछ टॉपिक ऐसा पढ़ाना होगा ना, हम समझ रहे हैं, जो केवल इंटरेस्ट दे। क्या जी? ये वाला जो है 48N6 वो फाइटर जेट को खत्म कर सकता है, 9M96E2 फास्ट टारगेट को खत्म कर सकता है। फास्ट टारगेट मतलब जो आपके बहुत नजदीक आ गया, उसको खत्म करने के लिए उसका यूज करते हैं। और 9M96E जो है क्रूज मिसाइल और नियर थ्रेट्स, यानी जो क्रूज मिसाइल है जो कि नजदीक आता है, तो इससे उसको मार के गिराएगा वो, ठीक है। ये सब बैलिस्टिक वगैरह के लिए रहेगा। तो ये आपके पास है। अब किस किस कंट्री के पास अभी करंटली S-400 मिसाइल है? अरे भाई रसिया के पास तो रहेगा, वही तो है बनाया है। इंडिया के पास हो ही गया। चाइना, देखिए चाइना के पास इसलिए रहेगा, अब जरा सोचिए, मैं बताया हूं, पहले ही बताया हूं, रसिया को आप कहते हैं एवरग्रीन कंट्री, तो क्यों दिया भाई चाइना को S-400? सब बिजनेस है। और चाइना जो है ना वो कम्युनिस्ट कंट्री है, रसिया क्या है? कम्युनिस्ट कंट्री। आपसे ज्यादा अटैचमेंट उससे रहेगा। अगर इंडिया का जियो पॉलिटिक्स इंडियन ओशन के फेवर में नहीं रहता, तो इतना वेटेज आपको रसिया नहीं देता जितना वेटेज रसिया आपको दे रहा है। इस फैक्ट को आप समझ लीजिए, जितना वेटेज मिल रहा है शायद ही आप उतना वेटेज ले पाते। ठीक है। और एक किसके पास है? अब सुनवे किए होंगे इसका, सुने ही होंगे, अब क्या इसको बोलना, गाली देने का मन करता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से अब क्या बोले, माइक बंद करके बोल दें, वाह जी वाह। और उसके बाद आप में से, अरे भाई आप लोग बड़ा होशियार टाइप का लोग हैं, हम बहुत ऐसा वीडियो देखे हैं महाराज। आप लोग जो है ना, क्या करता है, लोग वीडियो बनाता है और उसको हर ग्रुप में भेज देता है। क्या अब नहीं करते हैं ऐसा? बहुत सारे ऐसे वीडियो को मैंने देखा है। बच्चा लोग मतलब एडवांस थोड़ा हो गया है। अरे किसी को मतलब सोशल साइट में फैला, देखो भाई PWOIS के टीचर ने ये कहा, क्यों बढ़ाने के चक्कर में कभी नहीं बढ़ता है। जैसे पिछला बार जो प्रोटेस्ट हो रहा था,
अब बेचारा कोई कुछ बोल दिए जा करके, पटना कोई कोई टीचर उनका वीडियो निकाल करके क्लास का सब जगह वायरल कर दिया, बेचारा भारी बेइज्जती हुआ उसमें। ये सब काम कृपया करके मत करिए, ठीक है। सस्ती लोकप्रियता के चलते बेचारा टीचर को जो है नापले डूबते हैं। खैर चलिए हटाइए। ए ये हो गया भाई, S400 में बचा कुछ नहीं बचा। देखिए सिंपल सी है, आप जो आज टॉपिक पढ़े हो बेसिकली वो आपका IR में काम देगा और आपका साइंस टेक में काम देगा। एक टॉपिक में और काम देगा आपका डिफेंस सेक्टर में। बात समझ रहे हैं? डिफेंस सेक्टर में जैसे आपके पास, हम लोग सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में हम इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने जा रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। बट आज भी आप सोचिए कि हमारे पास S400 स्काल्प और हैमर्स का कोई अल्टरनेट है? LCA के रूप में, लाइट कॉम्बैटिंग एयरक्राफ्ट के रूप में हमारे पास तेजस है। ये हमारा तेजस हमारा सेल्फ रिलायंट है, हमने खुद बनाया है तेजस को। आकाश है, ठीक है, ये सब है। बट अभी भी फिर भी जो एडवांस हमारे पास चाहिए, देखिए जो कंट्री पाकिस्तान जैसे देश का नेबरिंग कंट्री हो, उसको निश्चित तौर पर क्या है, अपने डिफेंस सिस्टम पे काम करना जरूरी है। अगर ये डिफेंस सिस्टम आपका नहीं रहता तो क्या हाँ जाते आप। लगातार जैसे हमास ने जो ड्रोन हमला किया था, किस पे, ड्रोन अटैक जो था इजराइल पे, उसका एक एक बार में 1,000 मिसाइल। सोचिए अंदाजा कि कैसे आपका इंटरसेप्ट करिएगा उसे। तो इसके लिए आपका डिफेंस सिस्टम होना, सिक्योर डिफेंस सिस्टम होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, इसको मैं लिखवाऊंगा थोड़ा सा। लिखवाऊंगा, थोड़ा नींद उंद खोलेगा। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नहीं लिखिएगा। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पहली बार दिखा रहे हैं। अरे देखिए होता क्या है ना कि टॉपिक पूरा नहीं होता, 2 घंटे की क्लास में पूरा टॉपिक नहीं हो पाता है, ये तो लिखवाना ही जरूरी है। अब ठीक है, टाइम कम बच रहा है, उसके बावजूद जो इसका अप्रोच रहेगा, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंस है इसलिए लिखवा रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये FTA। और जनरली लोग क्या करता है, FTA को केवल एक पॉइंट पढ़ेगा और FTA छोड़ देगा। लेकिन FTA आपका कहीं भी पूछ लिया जा सकता है, कहीं पर भी, तो इसलिए FTA जानना निश्चित तौर पर जरूरी है। इसमें आता है, हम बताएंगे दूसरे ढंग से, वेट करिए ना। मैं FTA बताऊंगा प्री और मेंस के हिसाब से। देखिए FTA को आप कितना प्री में यूज कर पाएंगे, FTA को आप कितना मेंस में यूज कर पाएंगे, ठीक है, तो उस लिहाज से मैं FTA पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं प्री फैक्ट बताऊंगा कि प्री में क्या क्या हमारे पास हो सकता है। जैसे FTA जनरली आता है ना लोगों के मन में, तो दिमाग में सीधा सा एक ही क्वेश्चन आता है कि भाई FTA तो केवल और केवल मेंस का टॉपिक है, इसलिए प्री पर उसका फोकस नहीं पड़ता है। कृपया करके एक बार BPSC का क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है FTA और FTA में क्या BPSC पूछ रखी है। ये तो क्वेश्चन बैंक से छुपने वाला चीज है, PYQ से। PYQ देख लीजिए कैसे पूछा FTA को लेकर के। देखिए रिसेंट जो इंसिडेंट है वो यही है कि इंडिया और यूके के बीच में, यूके दैट इज यूनाइटेड किंगडम, पता है ना? यूके में हमारा कौन कौन पार्ट है भाई? और यूके में 2 पार्ट है, हम तो इतना ही आज तक पढ़े हैं। एक पढ़े हैं ग्रेट ब्रिटेन, और एक पढ़े हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। आयरलैंड तो हम पढ़वे नहीं किए हैं, बोथ आर डिफरेंट।
नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड बोथ आर डिफरेंट एक्सप्रेशन। क्लियर है? यूके का दो पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड। इससे मिलकर के क्या बनता है? यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम होता है। अब ये जो ग्रेट ब्रिटेन है इसमें तीन पोर्शन है, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो कुल मिलाकर के यूके में, यूनाइटेड किंगडम का चार पोर्शन हुआ। अगर यूनाइटेड किंगडम में देखना चाहते हैं तो ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर के जो एक्सप्रेशन बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। बट इस तरह से जब याद रखिएगा तो आपको ग्रेट ब्रिटेन का मतलब समझ में आ जाएगा कि ग्रेट ब्रिटेन में अगर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रेट ब्रिटेन, देन राइट आंसर इज नॉर्दर्न आयरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेट ब्रिटेन में शामिल नहीं है? तो नॉर्दर्न आयरलैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इट इज द सेपरेट एक्सप्रेशन। ये क्या है भाई? एक सेपरेट एक्सप्रेशन है, अलग एक्सप्रेशन है। ठीक है? तो हमारा जो एफटीए हुआ है वो यूके से हुआ है, इंडिया और यूके का एफटीए। ठीक है? अब देखिए, इंडिया और यूके के बीच का एफटीए का जो ऑफिशियल डायलॉग चल रहा था ये लगभग 2022 से चल रहा था। 2022 से हम लोगों से बातचीत होनी शुरू हुई, जनवरी में स्टार्ट किए और 3 साल हमारा हुआ 6 मई 2025 को। सोचिए, लड़ाई भी चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है कि उड़ा देंगे जाकर के पहलगाम, बदला लेके चले आएंगे, और अपना हम काम भी कर रहे हैं। आपके यहाँ समिट भी ऑर्गेनाइज हो रहा था, आपके यहाँ आईपीएल भी चल रहे थे, लेकिन जब युद्ध होना शुरू हुआ तो सारा बच्चा, जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो सारा टीवी में फोकस हो गया। उसको लगा क्या कि उसको लगा एग्जाम जो है वो होगा, अभी साल नहीं होगा। अब सोचिए, भारत सरकार अपनी काम कर रही है, क्रिकेटर्स अपने काम कर रहे हैं, और आप क्या है इस उम्मीद में, अरे भाई बोले तो बाईटी पे बच्चा लिखता था, सर इस बार तो क्लास नहीं, इस बार तो एग्जाम नहीं ना होगा। अरे यार, हम कैसे बताएंगे? यूपीएससी वाले पूछे, कोई पूछे, काहे लेट होगा? युद्ध चल रहा है, उससे क्या मतलब? बॉर्डर एरियाज में एग्जाम का सेंटर नहीं देगा भाई? कोविड में जब एग्जाम हो सकता है, कोविड में एग्जाम हुआ, तो कोविड में यूपीएससी का एग्जाम, अरे कभी भी लेट से लिया, लेकिन उस समय भी नहीं ना था, लॉकडाउन लगा ही, वो लगा हुआ ही था, उस समय भी लॉकडाउन था। जब वो सोचा ही नहीं कि आप कैसे जाइएगा कैसे नहीं जाइएगा। 650 किलोमीटर हम गाड़ी चला के गए थे एग्जाम देने के लिए, 650 किलोमीटर्स कोविड के पीरियड में। देना था एग्जाम, दे दिए जा करके। तो ऐसा थोड़े कि नहीं दीजिएगा। तो ये सब भूल जाइए, क्या हो सकता क्या नहीं हो, तो सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपना काम करिए। ठीक है? मतलब देखिए, यही चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो हमारे पास जो एफटीए है वो सबके साथ है। तो अब देखिए भाई, 22 से जो प्रोसेस चल रहा था वो प्रोसेस 25 में जाकर के पूरी होती है, और 25 में जब पूरी हुई प्रोसेस, 6 मई 25 को हमने फाइनली साइन कर दिया। क्या हुआ जी? कौन बदमाशी किया है? पैक, हमको यार देना तो 2-4 कट्ठा हमको दे दो वहां पर बॉर्डर एरियाज में, ये हो के हम हड़प करके नहीं चले आए, पूरा गाँव में ना जाके बसा दिए, तो क्या क्या करना है सब। अब तो यही बात कह रहा है। हम लोग भाई एक्सपेंशनिस्ट लोग हैं, बिहारी एक्सपेंशनिस्ट लोग हैं भाई। आप समझ रहे हैं, कांधार तक अब राज किए हुए हैं, भूल गए? आप कांधार तक राज किए हुए हैं।
पटना में रह करके आप कांधार तक जो है आप अपने पूरे के पूरे राजपाट को चला चुके हैं। तो आप बताइए कि आप आज सोच रहे हैं कि भाई नहीं ये होगा, तो गलत थोड़े हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग तो राजपाट किए हुए हैं, अभी भी सब कुछ वही है। सॉरी हटाइए सीन को। अब देखिए जब एफटीए हुआ तो एफटीए का देखिए मतलब साफ तौर पर क्या है, एफटीए या तो दो कंट्री के साथ हो सकता है, ठीक है, या किसी एक कंट्री और कोई अदर कम्युनिटी के साथ हो सकता है, मतलब एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एफटीए हो सकता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे इंडिया ने आसियान के साथ किया, तो भाई ग्रुप ऑफ कंट्रीज आसियान है कि नहीं है, या आसियान एसोसिएशन है कि नहीं है, तो हमने आसियान के साथ में एफटीए किया हुआ है, ठीक है। एक नाम आप शायद सुने होंगे जिससे इंडिया अपने आप को हटा लिया और बड़ा वो ट्रेंड में रहा था, उसका नाम था सॉरी आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये भी एक तरह का एफटीए है। पूरा नाम क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। एक तरह का क्या है भाई, ये एफटीए है। ये एक्चुअली जो है ना, इसमें टोटल 15 नेशन है, 15 नेशन इसमें है टोटल। और इसे हम आसियान प्लस 5 कहते हैं। क्या कहते हैं, आसियान प्लस 5। आसियान का 10 मेंबर और 5 जो मेंबर है वो आपका चाइना ले लीजिए, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इंडिया को भी इसमें जाना था, बट इंडिया और आसियान के बीच जो एफटीए हुआ है उसका एक्सपीरियंस हमारा थोड़ा खराब है। देखिए जरूरी नहीं कि एफटीए आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल ही रहे, प्रॉज एंड कॉन्स सबके रहते हैं। मैंने क्या बताया था, मैं पीटी फैक्ट भी बताऊंगा और मैं इससे मेंस फैक्ट भी बताऊंगा। अभी मैं पीटी फैक्ट की बात बता रहा हूं, लेकिन आपको हमेशा यह समझना है कि जरूरी नहीं कि एफटीए अगर हो जाएगा तो इससे हमारा फायदा ही होगा, नहीं। आसियान के साथ एफटीए होने से फायदा ज्यादा किसको हुआ है, आसियान को हुआ है, क्योंकि आसियान जो नेशन है वो आपके यहां एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और आपसे इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इस कारण से जो दोनों के बीच में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके फेवर में है, आसियान के फेवर में है। और आप जो है काफी लॉस में है, इसलिए इंडिया आसियान के साथ कह रहा है क्या कि भाई हमारा जो दोनों के बीच में जो एफटीए चल रहा है इसको एक बार आप रिव्यू करो। इंडिया की डिमांड है कि हम लोग, मैं इसे रिव्यू करना चाहता हूं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट भी समझना होगा। तो आरसीईपी में आपको आसियान प्लस 5 कंट्री है। अब जरा देखिए आरसीईपी का नेचर में पहले समझ लीजिए। पिछले कुछ वर्षों में बात हुई कि इंडिया इसका मेंबर बनना चाहिए आरसीईपी का, इंडिया के लिए भी प्रॉफिट था, इसमें अच्छा रहता, इंडिया को एक मार्केट मिलता। लेकिन इंडिया जैसे ही आसियान का एक्सपीरियंस देखा तो इंडिया बोला कि नहीं, पहले मेरे जो एक्सपीरियंस है उसमें बराबर नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारा है, उस नेगेटिव एक्सपीरियंस का या जो मेरा कंसर्न है उस कंसर्न का कोई सॉल्यूशन दे दो, हम इसको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंडिया के कंसर्न का कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाया, इसलिए इंडिया इससे बाहर रहा। अब जरा चीज समझिए, मैं बार बार कहता हूं फॉरेन पॉलिसी में कोई परमानेंट एनिमी नहीं और कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं, इस बात को समझ लीजिए। ओनली द नेशनल इंटरेस्ट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा कुछ नहीं होता है। आप जापान को बहुत भाई भाई मानते हैं, साउथ कोरिया को बहुत अच्छा मानते हैं। जापान और साउथ कोरिया की लड़ाई भी है चीन के साथ में। ऑस्ट्रेलिया आपके साथ क्वाड का मेंबर बना हुआ है, न्यूजीलैंड को भी क्वाड का मेंबर बनाने की बात चल रही है। और आप ये सोचिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो है लड़ाई चलता है, ट्रेड डिस्प्यूट चलता है चाइना के साथ में, उसके बावजूद ये आरसीईपी में चाइना के लीडरशिप में जाकर के ज्वाइन कर लिया। यानी जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये चारों कंट्री ने क्या किया भाई, तो आरसीईपी का मेंबर बन गए। तो इंडिया के कंसर्न पर इन्होंने कहां बात की, क्योंकि इसका मेंबर बनने से उनके नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे थे, और जब उनके नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे थे तो बात खत्म हो गई। उन्होंने कुछ नहीं देखा कि इंडिया का क्या कंसर्न है, नहीं है। अब समझ रहे हैं। तो एफटीए, अब सवाल उठा भाई सर एफटीए होता क्या है,
देखिए एफटीए अलग अलग तरह का होता है। जैसे मान लिया जाए आपने पढ़ा था पीटीए, पढ़े हैं? सीधे गर्दन हिल गया, नहीं सर पढ़े हैं। साप्टा, पीटीए का मतलब प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, वरीयता व्यापार समझौता, वह भी एक तरह का क्या है, एफटीए है। पीटीए जो है वह भी क्या है, एक तरह का आपका एफटीए है। इसी तरह से होता है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हम आरटीए के नाम से जानते हैं। जैसे आसियान और इंडिया के बीच क्या है, आरटीए है। जैसे इंडिया ने क्या किया भाई, तो 24 की बात है, 24 में हमने क्या किया, मार्च 2024 में यूरोप का एक कम्युनिटी है, उसमें 4 कंट्री आते हैं, और उस 4 कंट्री के साथ में, उस पूरी कम्युनिटी के साथ में हमने क्या किया, एफटीए कर लिया। तो मतलब यह है कि जब किसी कम्युनिटी से या किसी रीजन, स्पेसिफिक रीजन से आप एफटीए करते हो या ट्रेड को लेकर के कोई आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम भी एफटीए का एक पार्ट मानते हैं। तो एफटीए अलग अलग तरह का हो सकता है, पहला तो ये बात समझिए, एफटीए क्या हो सकता है, अलग अलग तरह का हो सकता है। अब फंडामेंटल अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाए, बेसिक क्वेश्चन कोई पूछे, दिमाग में सबका चलना होना चाहिए कि सर एफटीए होता क्या है। एफटीए का मतलब होता है कि 2 कंट्री या कंट्री का ग्रुप आपस में क्या करना चाहता है भाई, तो ट्रेड के लिए जितने भी टैरिफ्स बैरियर्स हैं, वो टैरिफ बैरियर्स को कम कर ले, और जो किसी के प्रोडक्ट, सर्विसेज या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर अगर कोई टैक्स है तो उसको या तो फ्री कर दे, ध्यान रखिएगा, या तो फ्री कर दे या फिर उसको मिनिमाइज कर दे। फ्री भी हो सकता है या तो वो कम भी हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर ना, क्या हो सकता है, आइदर फ्री हो सकता है, कभी भी एफटीए का मतलब उसके वर्ड से मत समझ लीजिएगा, एफटीए का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। एफटीए का मतलब सीन हमारे पास ये भी आ गया कि वो मिनिमाइज भी किया जा सकता है, एफटीए में ये भी आता है। तो अब समझ गए एफटीए क्या है। दूसरा है भाई कि इंडिया, ठीक है, यूके के साथ एफटीए किया है, तो इंडिया का सबसे पहला एफटीए किसी के साथ किया होगा कि नहीं किया होगा। तो इंडिया ने सबसे पहला जो एफटीए किया था वो 1998 में श्रीलंका से किया था। किससे किए थे हम, श्रीलंका से 1998 में एफटीए। मैं एफटीए आज खत्म नहीं कर रहा हूं, मैं आज पीटी फैक्ट को पढ़ा दे रहा हूं, केवल एफटीए के मैं पीटी फैक्ट को पढ़ा रहा हूं। बाकी एफटीए में अभी थोड़ी सी और चलेगी, समझ रहे, क्योंकि एफटीए हम खत्म करके ही साइड कर देंगे उसको, फिर तो वहां पर आपके जो पीटी फैक्ट्स रहेंगे वो भी आ जाएंगे। बट दिमाग में रखिएगा ये, इंडिया ने सबसे पहला एफटीए किसके साथ किया, श्रीलंका में 1998 में किया, लेकिन वो इंप्लीमेंट कब हुआ, 2000 में। अभी इंडिया जो एफटीए किया हुआ है, जैसे जो अभी यूके के साथ हमने किया है, यूके के साथ जो हमारा एफटीए है, 16th एफटीए है इंडिया का। इंडिया का कैसा एफटीए है, 16th है। मतलब इंडिया जापान के साथ किया हुआ है, साउथ कोरिया के साथ किया हुआ है, थाईलैंड के साथ किया हुआ है, सिंगापुर के साथ किया हुआ है, मलेशिया के साथ किया हुआ है, यूएई, अगर हम गल्फ नेशन की बात करेंगे तो वहां पर केवल यूएई के साथ हमारा है। आसियान के साथ हम अलग किए हुए हैं, और यूएई के साथ, इसके साथ, सिंगापुर के साथ, थाईलैंड के साथ में, मलेशिया के साथ में अलग से किए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना एफटीए है, ठीक है, न्यूजीलैंड के साथ नहीं है। क्लियर है ना, सेशेल्स के साथ हमारा है, फिर मॉरिशस के साथ है। तो इस तरह से हमारा एफटीए इन सारे कंट्रीज के साथ है, ठीक है ना। तो एफटीए ऐसा नहीं कि आप केवल यूके के साथ आपका एफटीए है, एफटीए अदर कंट्रीज के साथ में है। अब समझ में आ रहा है एफटीए को लेकर के। हम एफटीए में केवल क्या जान रहे थे भाई, एफटीए जो है यूके के साथ हम साइन करके चले आए। कब साइन हुआ, डेट याद रखना है उसका, 6 मई को। और उसके बाद अब थोड़ा सा एफटीए का बैकग्राउंड, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा है, बीपीएससी पूछा है इंडिया का एफटीए जो है किस ग्रुप के साथ है, ठीक है, और एक बार पूछा नहीं है। तो नीचे 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में एक एक ऑप्शन में 4 कंट्री है। तो चिट्टा बना दिया कि नहीं बना दिया, बीपीएससी पूछा, दूसरा कोई नहीं। तो अगर एफटीए में केवल हम यूके का एफटीए पढ़ के जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन हम टैकल कर पाएंगे क्या, सवाल ही नहीं है। क्लियर है, तो एफटीए का फॉर्मेट ये समझिएगा। अब हम लोग इसमें देखिए पढ़ेंगे एक्चुअली क्या है, पहले जो मैं पढ़ाऊंगा
कि जब इंडिया और यूके के बीच एफटीए हुआ तो इससे इंडिया को क्या बेनिफिट्स होंगे, यूके को क्या बेनिफिट्स होंगे, और इसके लॉस क्या हो सकते हैं, कंसर्न्स क्या है, ये भी तो है। अब देखिए भाई, एक्सपेक्टेशन किया गया है कि इंडिया और यूके के बीच में अभी जो ट्रेड चल रहा है वो $60 बिलियन का ट्रेड चल रहा है। माना जा रहा है कि एफटीए के बाद 2030 तक, यानी 5 साल में वो डबल हो जाएगा। $60 बिलियन का ट्रेड आपका यूके से है, तो ये सब डेटा पूछ लेगा आपसे, ये हो गया पीटी फैक्ट। लेकिन हम मेंस में कहां यूज करेंगे, इंडिया यूके के बीच जो एफटीए है उस एफटीए का है ना भाई, इकोनॉमिक अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेड बढ़ेगा, तो एक्सपेक्टेशन यही किया जा रहा है कि अभी जो हमारे पास क्या है $60 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, वो ट्रेड बढ़ के कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आप एग्जैक्ट मत बताओ $120 बिलियन, आप सीधा बताओ डबल हो जाएगा। गवर्नमेंट यही बोली है, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से आप आइटम को एक्सपोर्ट करोगे ज्यादा, भाई ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटेन और मतलब यूके और इंडिया के बीच में कहा गया है कि 99% जो टैक्स हमारा रहेगा वो कम रहेगा, 99% तक हम रिलीव करेंगे। कुछ सेक्टर्स ऐसे रहेंगे जिसमें 100% फ्री रहेगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, ठीक है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, सब में। इसके साथ ही साथ कहा गया जिसे कोई भी ब्रिटेन में वर्कर है तो ब्रिटेन के वर्कर को है क्या, वहां पर एक सोशल सेक्टर की स्कीम चलती है, उसमें उसको कुछ परसेंटेज जो है डोनेट करना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए, आप यहां समझिए CSR टाइप का चीज है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहां पर भी कुछ इसी तरह का चीज है ब्रिटेन में। तो वहां पर कहा गया है कि इंडिया के जो लोग होंगे उनको कुछ ईयर के लिए उस टैक्स से रिलीफ मिलेगा, यानी इंडिया पर वो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर ईयर्स तक, समझ रहे हैं। तो ये सारे फीचर्स के साथ हम लोग एफटीए जो है अगले दिन, पहले एफटीए से ही शुरुआत करेंगे और एफटीए को कंक्लूड करने के बाद में, क्योंकि इसी में आएगा सेसा आएगा, CECA CEPA भी आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, CECA क्या होता है, वो इसी में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा ये रहेगा, क्लियर है। चलिए, थैंक यू।